अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वीकेंड आप लोगों का बहुत बेहतरीन गुजरा होगा। लेकिन फ्राइडे को मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी ऑलरेडी कि हम लोग मंडे को जो है वो कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। आज का जो दिन है वो अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतरी करे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं से वबासी। जैसे कि हलीमा ने जिक्र किया कि यौमी यकजहती कश्मीर मनाया जाता है 5 फरवरी को। अगर इस बात की याद दहानी आपको कराते चलो कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। जैसे कश्मीर कॉज के बारे में बात की जाए, हमने एडवोकेट किया है कश्मीर को बहुत सारे ऐसे आलमी इदारों के सामने जहां पहले शायद आवाज़ तो उठाई जाती थी लेकिन उसको रजिस्टर उस तरह नहीं किया जाता था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो बार बार पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है। और आज के दिन यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद ये है कि हम कश्मीरी भाई और बहनों को ये बताना चाहते हैं कि हम आज भी आपके साथ खड़े हैं। याद रहे 1990 में 5 फरवरी को जब कश्मीरी बहन भाइयों ने उनके जुल्म से तंग आकर ये इरादा किया था कि हम जिहाद करेंगे और हम डट कर मुकाबला करेंगे भारतीय फौजों का, तो उन्होंने 5 फरवरी 1990 में ये इरादा किया था। और उसके बाद आज तक हर साल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। ये भी बात याद रहे कि भारत जो कि ये राग लापता है कि कश्मीर में अमन है, वहाँ पर 10 लाख फौजी फिर क्या कर रहे हैं? अगर वहाँ पर अमन है तो वहाँ पर औरतों की इज्जत क्यों लूटी जाती है? अगर वहाँ पर अमन है तो तिहाड़ जेल क्यों बदनामे ज़माना जेल कहा जाता है? अगर वहाँ पर अमन है तो क्यों शाहबाग में एहतजाज होता है? अगर वहाँ पर अमन है तो मीरठ में क्या होता है? अगर वहाँ पर अमन है तो क्यों आपकी भारतीय जनता पार्टी खुद ये मानती है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक करने से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पे एक और ज़रब लगी है? अगर वहाँ पर अमन है तो क्यों आप वहाँ पर UN को जाने नहीं देते? अगर वहाँ पर अमन है तो इंटरनेट की सर्विस क्यों बहाल नहीं है? अगर वहाँ पर अमन है तो क्यों आप डरते हैं किसी मीडिया को वहाँ जाने से? वहाँ पर अमन नहीं है। साल 1.5 साल से वही हुमायूं वाली बात, अगर वहाँ पर अमन है तो इतने ऐसे से आप लोगों ने वहाँ पर कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ है जिसे ख़त्म नहीं किया जाता? जैसे जितनी भी UN भी ये कह दे, वहाँ के पे स्पीचेस भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट दे चुके हैं कि कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगती कि उनको कुछ करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुसलमानों के साथ ज़्यादतियों की बात है जो कश्मीर में हो रही हैं, तो अगर हम इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की बात करें तो वहाँ पे ही उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं कि कश्मीर तो फिर एक बिल्कुल अलग टॉपिक बन जाता है। यहाँ पे सारी बातें करने का मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि अगर हम कश्मीर कॉज को ज़िंदा रखेंगे तभी वो ज़िंदा रहेगा और दुनिया को पता लगेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसा मैंने फ्राइडे को आप लोगों से बात की थी जो अभी वॉर चल रही है उसके हवाले से, कि जब हम इसके बारे में रीपोस्ट करते हैं और हम ये सोचते हैं हुमायूं कि हमारे रीपोस्ट करने से या हमारे कोई उनकी वीडियो शेयर करने से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उससे क्या हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आलमी अदालतों में अब वो वीडियोस पेश की जा रही हैं और वो हैशटैग पेश किए जा रहे हैं कि इतने लोग रोज़ाना इन चीज़ों के हवाले से बोलते हैं, इतने लोग रोज़ाना इन चीज़ों के हवाले से रील्स लगाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, इसलिए ये कॉज मरने वाला नहीं है। अगर हम यही चीज़ कश्मीर के लिए करना शुरू कर दें कि हम लोग रोज़ाना उसके लिए स्टोरी लगाएं, या चलें रोज़ाना नहीं लगाते तो हफ्ते में एक दफ़ा लगाएं, उसके बारे में बात करें कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ कब से ये मज़ालिम हो रहे हैं। 1947 में जी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और अगस्त का महीना था, हम सब लोग जानते हैं, वो तारीख़ जो है वो हमारे दिल पे लिखी हुई है। लेकिन 1947 में ही अक्टूबर के महीने में कश्मीर की जो टेरिटरी है इसको इन्वेड कर दिया गया था और वहाँ पे भारत की जानिब से अपनी जो फ़ौजें हैं वो भेजी जा चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तान इतना यंग बच्चा था, आप बच्चा ही कह सकते हो उसको, और इतना यंग था कि वो अपने हालात को ही संभालना उसके लिए मुश्किल था। तो कश्मीर में जाके अपनी एक आर्मी जो पूरी बनी हुई भी नहीं थी उसके साथ इंडिया के साथ लड़ना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिनात में से एक था। इसलिए हमने आलमी अदालतों में जाकर ये फैसला छोड़ा कि वो लोग इस चीज़ का फैसला करेंगे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इतने
साल गुजरने के बाद भी हुमायूं वो इस चीज़ का फैसला नहीं हुआ। और यकीनन हलीमा जो आपने सारी बात की उसमें अगर आप एक वर्ड देखें जो कि शायद आपकी वर्ड मिसिंग था, लेकिन वो मिसिंग इसलिए था कि ढका छुपा लफ्ज वही था, और वो है पावर गेम। ये वो पावर गेम है जब आपको असलहे की पावर गेम होती है, जहां से आपको बाइंग एंड सेलिंग होती है। अगर आप डीपली इन चाहें तो हम यकीनन, ये पॉलिटिकल शो नहीं है, हम उस तरह आपसे बात नहीं करेंगे, मॉर्निंग शो ही है, लेकिन हम आपसे आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जब बात करेंगे तो हम कश्मीर के बारे में ही बात करेंगे। दो दूसरे ममालिक है क्योंकि उन्हें फायदा है भारत से, और उस फायदे की दौड़ में, उस फायदे की चीजों में, कि मुझे अभी तक याद है कि जो बाइडेन की जब तहरीक चल रही थी, इलेक्शन कैंपेन चल रही थी 2021 में, तो जो बाइडेन जब नहीं थे प्रेसिडेंट, तब जो बाइडेन ने ये जिक्र किया था, ये अहद किया था, उन्होंने कहा था कश्मीर एक सेपरेट आइडेंटिटी है, कश्मीर कलीदी किरदार अदा करता है साउथ एशिया में और उसको सॉल्व होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो व्हाइट हाउस में आए तो चीजें बदल जाती हैं, तो चीजें बदल जाती हैं। और मुझे आलमी इदारों की समझ नहीं आती है। अगर आलमी इदारों ने जो, अगर आप यूएन रेजोल्यूशन के हवाले से बात करें कश्मीर के हवाले से, तो वो बहुत तय है, वहां पे सेल्फ ऑटोनॉमी है। जब मैंने आर्टिकल 370 की बात की, जब रिवोकेशन की बात की, जिसको मनसूख कर दिया गया, ये वो आर्टिकल्स हैं जिससे कश्मीर का जो एक, जो कहते हैं ना, एक आपको गोली दी हुई होती है, वो भी खत्म कर दी। जब आपने 1948 में ये स्टेटस दिया कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी रहेगी, आपके अपने लॉज रहेंगे, आपकी अपनी असेंबलीज रहेंगी, अलग एंटिटी की तरह आपको देखा जाएगा, बिल्कुल। और उसको आपने मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में 5 अगस्त को उसको खत्म कर दिया। आज कितने साल हो गए हैं, कश्मीरी अपने उस हक से महरूम हो गए। बल्कि ये नहीं, आपने वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है, वो आप करी जा रहे हैं, जाके वहां पर ज्यादा हिंदू को आप बसाएं, और आप हिंदू बसाकर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी खत्म हो जाए, जो वो कोई रिस्क कमाते हैं अपने लिए वो भी खत्म हो जाए। अगर आपकी सबसे बड़ा फेलियर मोदी के तब से है जब रिपब्लिक डे होता है आपका 26 जनवरी को, उसको ब्लैक डे मनाया जाता है कश्मीर में। और यहां तक इतनी, आप कश्मीर की क्या बात करें, अगर आप भारत में ही ले जाएं तो जब शाहबाग में हुआ था तो आपने वो भी मुसलमानों पे लगा दिया था। आप उसकी बात क्या करें, जब आपके साथ आपकी मार्च हुई थी, आपने अपने लोगों पे गोलियां चलाई थी, तो आपके बारे में क्या कहा जा सकता है? अगर आपके बारे में कहा जा सकता है तो मीरठ के बारे में कहा जा सकता है, अगर आपके बारे में कहा जा सकता है तो गुजरात के बारे में कहा जा सकता है। आपने अपने लोगों को वहां पर मार देते हैं, तो कश्मीरियों के बारे में क्या कहेंगे? और मेरा ख्याल है हलीमा, इट्स हाई टाइम फॉर आलमी बरादरी टू टेक एक्शन ऑन दिस। इट इज मेरे ख्याल से हर कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट, हम सिर्फ कश्मीर के हवाले से बात नहीं करेंगे, हर कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट या हर वो जगह जहां पे मुसलमानों के साथ या इंसानों के साथ कहीं भी किसी भी शक्ल में जुल्म हो रहा है, हम हर उस चीज़ के हवाले से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ने कभी भी किसी भी आलमी अदालत में जाके कहा हो कि कश्मीर को हमारा हिस्सा बना दें या हम कश्मीर को हासिल करके रहेंगे। हमने हमेशा रेफरेंडम की बात की और हमने हमेशा वहाँ पे इलेक्शंस की बात की कि आप वहाँ इलेक्शंस कराएं, उनसे पूछें, वहाँ के अवाम को ये हक दें कि वो क्या चाहते हैं, वो अपनी राय का इजहार करें। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो इसी तरह से अपनी एज अ अलग स्टेट जो किसी मुल्क के साथ तो जुड़ी हुई हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वहां पे हर चीज मौजूद। यू रिमेंबर कि मुझे जब बहुत लोगों ने कहा, तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे कि कश्मीरियों की आह लगी है जब कोविड आया था, क्योंकि वो टाइम था जब वो चीजें थी, बहुत ज्यादा जुल्म आपको याद है इंडिया में कैसे हालात हो गए थे? इंडिया के हालात इतने खराब हो गए थे कि सब चीजें बंद हो गई थी। ये वही शटर डाउन है जो आप कश्मीर में करते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि इंडिया जो चीजें कश्मीर में करता है वो उनके साथ होने लग गई थी। हालांकि जब कोविड की बीमारी आई थी और पूरी दुनिया में कोविड की बीमारी फैल रही थी, लेकिन एशिया में उस तरह से ये बीमारी नहीं फैली थी। तो कहा जा रहा था कि एशिया का जो एटमॉस्फेयर है और बहुत सारी इस तरह की चीजें, इंडिया को बहुत डैमेज हुआ। एशिया के जितने ममालिक हैं उनमें सबसे ज्यादा जिस मुल्क को डैमेज हुआ वो इंडिया था, चाइना के बाद। ऑब्वियसली चाइना से तो ये बीमारी फूटी थी, लेकिन बाकी ममालिक में इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हाँ, जितना इंडिया में हुआ था और जितनी उनकी आबादी जो है वो इससे। बट योर पॉइंट, आपकी जो बात है ना कि साउथ एशिया में यकीनन उस तरह नहीं अफेक्ट हुआ था जिस तरह इंडिया को बहुत बुरी तरह हुआ था। एंड साउथ एशियन सारी नेबरिंग कंट्रीज में भी, अगर अफगानिस्तान भी देख लें आप, पाकिस्तान साउथ एशियन की नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको भी देख लें तो बहुत सारी ऐसी, बांग्लादेश है, उनको इतना अफेक्ट नहीं हुआ था जितना हुआ था। और फिर तब मुझे लगा था शायद मोदी गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि जो शटर डाउन है, जो आप चीज़ों को मुअत्तल कर देते हैं, जब उन्हें घर में नज़र बंद कर देते हैं, जितने भी हुर्रियत लीडर्स
इन्वेस्टर्स हैं वो आज तक उस बदनामे ज़माना तिहाड़ जेल में वहाँ पर मौजूद हैं। अगर देखो, अगर डर नहीं है, अगर वो कहते हैं कि नहीं कश्मीर में अमन है, तो मेरा ख्याल है मीडिया को जाने देना चाहिए, यूएन बरादरी को जाने देना चाहिए। आपने वहाँ पर ऐसी जगह ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं जो कि उनका रिस्क मार देंगे, जो कश्मीरी भाइयों का, क्योंकि आपको डर है, क्योंकि वो जो डेमोग्राफी है ना वो आप चेंज करना चाहते हैं। ये जो डेमोग्राफिकल इंजीनियरिंग करना आप कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं, कभी नहीं आप कर पाएंगे। हुमायूं, अगर हम इस तरह के जगहों को देखें तो वहाँ पे लाइफ इज सो सिंपल। कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, कोई मेट्रोपॉलिटन जगह नहीं है जहाँ पे लाइफ में बड़ी हसल बसल हो, बड़ी सिंपल लोगों की लाइफ है कश्मीर में। और जिस तरह कि हुमायूं ने कहा कि अगर वहाँ पे इस तरह के इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो छोटे मोटे काम करके वो अपना रोज़ाना का जरिए माश चलाते हैं, वो चलाना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर्स आ जाएंगे और फिर वो मजबूर हो जाएंगे उन इन्वेस्टर्स के लिए काम करने के लिए। अगर आप सब देख रहे हैं, आप लोग भारत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने माशाल्लाह अभी देखा जैसे एक मस्जिद की जगह उन्होंने राम मंदिर बना दिया, इससे काफ़ी वाजे होता है कि कितनी अकलीती बरादरियों की वहाँ पर अहमियत है। उसको सेलिब्रेट किया गया और वहाँ पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को तोड़कर उन्होंने वहाँ पर शहीद करने के बाद वहाँ पे राम मंदिर बनाया गया। हालांकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि वहाँ से 25 किलोमीटर दूर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, धुनीपुर में वहाँ पर एक मस्जिद बनेगी जहाँ पे इनॉग्रेशन, तो क्या वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कभी कभी वहाँ पे कूड़ा भी फेंका जाता है। आप ये डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उस भारत ने कश्मीर में कितने जुल्म ढाए हैं ये पूरी आलमी बरादरी को बड़े वाज़ेह से पता है। पैलेट गन का किस तरह इस्तेमाल हुआ है ये सबको पता है। लेकिन इस बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे, यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। एक और सुन में जी, वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कश्मीर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं। ये जो दिन है 5 फरवरी का, ये 1990 में प्रपोज़ किया गया था जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद साहब की तरफ से। उन्होंने कहा था कि हमें एक दिन ख़ास तौर पर मनाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप लोगों को पता है सोशल मीडिया वगैरह का दौर जो है बिल्कुल भी नहीं था, और दूर दूर तक इस बात का एहसास भी नहीं था कि एक ऐसा दौर आएगा कि आप एक पोस्ट करेंगे और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये एक दिन जो है पूरे पाकिस्तान में डेडिकेट किया गया था, प्रपोज किया गया था कि जी ये दिन मनाया जाएगा। और जहाद का उन्होंने इरादा किया था कि हम जो इनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं उसके खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने फिर 1991 में इस पे साइन किया कि जो 5 फरवरी का दिन है वो पूरी मुल्क में छुट्टी का ऐलान किया जाएगा और सिर्फ जो एक्टिविटीज़ होंगी वो कश्मीर से रिलेटेड की जाएंगी, ताकि पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को और उसके कॉज को नहीं भूला, और हम मरते दम तक इस कॉज को भी याद रखेंगे और कश्मीरियों के साथ खड़े भी रहेंगे। तो आज तक हम वो दिन उसी तरह से मना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम लोग घरों से जैसे बाहर फॉर सपोज निकले, आप लोगों की मसरूफियात होती हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों के पास बहुत आसानी से मुयस्सर है वो आपका फ़ोन है और उसके अंदर मौजूद है इंटरनेट, और उसकी पावर को अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। उसके पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट के पास पावर है, तो आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते उनके हवाले से, तो एक पोस्ट, एक रील ज़रूर शेयर करें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो शायद बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टैग करें ताकि वो उसको रीशेयर करें और वहाँ की कम्युनिटी को दिखाएं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। क्योंकि जैसा हुमायूं ने कहा कि वहाँ पर जर्नलिस्ट को नहीं जाने दिया जाता, मीडिया को एक ब्लाइंड साइड के तौर पर रखा जाता है, ताकि लोगों को ये पता ना लग जाए कि कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। आज इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान इसमें किस तरह से रोल प्ले कर सकता है और कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह, इसके हवाले से सबसे ज़्यादा बात करेंगे। और पाकिस्तानी, मैं, हुमायूं, आप लोग एज ए इंडिविजुअल इसमें किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको आप जब देखते हैं, अभी मैं और हुमायूं, हमारे जब हमारी गेस्ट आई और उनसे मिले,
उससे पहले भी जब हम उनके बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो कुछ लोगों को बहुत छोटी उम्र में इस मैच्योरिटी का एहसास हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो सिर्फ ऐयाशी करना, या जिस तरह से हम कहते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे फिर आगे जाके जॉब करना शुरू कर देंगे, सिर्फ ये मकसद नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर देते हैं ख़ास मकसद के लिए। तो आज एक किसी तरह की प्यारी सी मासूम सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट किया है कश्मीर कॉज के लिए। अभी वैसे वो तालीम हासिल कर रही हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं, लेकिन वो कश्मीर के हवाले से बहुत अरसे से काम कर रही हैं। आरजे भी हैं, वहाँ पे भी, रेडियो पे भी वो कश्मीर के हवाले से काम करती रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हबीबा राठौर। अस्सलाम वालेकुम हबीबा, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर। सबसे पहले सुबह खैर हबीबा, सबसे पहले आज क्योंकि हम रवायती तौर पे कुछ और सवाल पूछते हैं, लेकिन आज हम वो सवाल नहीं पूछेंगे, आज हम उसको भी लेट इट गो करेंगे। सबसे पहला सवाल यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ही है। हमारे बहनें, हमारे भाई जब वहाँ पर तकलीफ़ में होते हैं, हमें मुझे अभी तक याद है कि मलिहा लोधी साहिबा ने जब सबके सामने वो तस्वीरें आवेज़ा की थी और जिसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, जहाँ पे लोग की आंखों को जो है वो निशाना बनाया गया, मासूम बच्चों पे पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। वो दिल तो चलो हम मान लेते हैं क्योंकि इंडिया में जो खुद होता है अक़लीती बरादरियों के साथ, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो माइंड सेट है आरएसएस का, वो किस तरह का माइंड सेट है। जो हिंदुत्व मूवमेंट वहाँ पर चल रही है वो चलती रहेगी, वहाँ पर हिंदुओं का राज चलता रहेगा और वहाँ पर जो मुस्लिम बरादरी है वो डर के सहम के ही रहेगी। तो उससे अंदाज़ा होता है कश्मीर में क्या होता होगा। लेकिन जो दुनिया के मुनसिफ है उनसे गिला है कि जब वो किसी और चीज में कहीं होता है तो वो फौरन उठ खड़े होते हैं, खड़े हो जाते हैं, बात करते हैं। लेकिन जब कश्मीर के बारे में बात आती है, क्योंकि भारत से उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वो चुप हो जाते हैं, खामोशी का ताला लगा लेते हैं। इस हवाले से आप एज अ लॉ स्टूडेंट क्या कहेंगी? ऐसा ही है, आपने जो बातें की बिल्कुल स्टार्ट से जितनी भी बात हुई वो बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ उनसे। जब भी हम देखते हैं, अभी अगर हाल की बात कर लें, यूक्रेन में जब शुरू हुआ जुल्म शुरू हुआ और उस पर सारी नोबल जो हमारी पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, फ़ौरन टेबल पे आए, उनने उस सब को सीज़फायर के लिए कोशिश की। और अब कश्मीर में क्या कश्मीर के लोगों की चमड़ी मुख्तलिफ है यूक्रेन के लोगों से? क्या कश्मीर में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो माएँ हैं, उनका खून किसी और रंग का है? क्या हमारा खून काला नहीं है, लाल नहीं है? हम देखते हैं ना कि जब भी है जो सुपर पावर्स हैं वो नहीं आ रही ऑन बोर्ड, तो इंडिया को हवा मिल जाती है। इंडिया उनकी साइलेंस देख के इंडिया को मोर पावर मिलती है और वो इस मामले को सेटल डाउन करना ही नहीं चाहता। कश्मीर में कितने, हम कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आपने फ़ील करनी हो ना, उसको खुद पे लेके आओ। मेरा पर्सनली ये होता है कि कभी कहीं पे कोई जुल्म हुआ, कोई हादसा हुआ, तो जब अपने पे लाओ ना कि इन केस ये मेरे साथ होता तो मैं किस कैफियत से गुजरती, किस हालत से गुजरती। अब इंडियंस जो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जवान लाशें उठाई जा रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं और हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो खामोश है। यूएन रेजोल्यूशन जो पास हुई उस पर अमल दरामद नहीं हो रही। कश्मीर को जो बेसिक सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है वो नहीं मिल रहा। जो कश्मीर के लोग हैं वो जी नहीं रहे, वो सरवाइव कर रहे हैं। हबीबा, ये तो बेसिक राइट है, ये तो कोई लॉ भी नहीं है। राइट टू लिव है, ये तो जिंदा रहने का एक बेसिक हकूक है जो कि वो भी उनको नहीं दे रहे। दिया जा रहा। और अगर देखिए, अगर मैं समझने से कासिर हो जाता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं अगर पाकिस्तानी नहीं हुआ एकदम, खुदा ना खास्ता, मैं तो ये कहते हुए डर लगता है, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो वहां पर देखकर इतना हैरत हो जाता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तानी नहीं भी हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें, आप अपने नेशनल डेज पर वहां पे कर्फ्यू क्यों लगाते हैं? अगर आपको डर है, अगर वहां पर जब मैचेस होते हैं, आप क्यों, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है कि आप क्यों कर्फ्यू लगा देते हैं, आप नजरबंद क्यों कर देते हैं? आपने क्यों आज तक हुर्रियत लीडर्स को तिहाड़ जेल में बंद किया? अगर आपको डर नहीं है, यानी आप कहते हैं कि कश्मीरी तो चाहते हैं हमारे साथ रहना, अगर वो रहना चाहते हैं तो आप उनको आजादी से बोलने दिया जाए। अगर आजादी से रहना चाहते तो आर्टिकल 370 को रिवोक करने की क्या जरूरत थी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हम देखें ना कि कर्फ्यू, अभी कोविड का दौर आया, हमें तो नहीं पता था कर्फ्यू कैसा होता है, किस तरह, हम सब ने, सारी दुनिया में पता चला, यही बात कर रहे थे, सारी दुनिया में पता चला कि वो कितना तंग आ गए थे 2 दिन में, बहुत ज्यादा। और वो जो लोग वहाँ पे जो लाइफ टाइम कर्फ्यू हमें तो इस तरह से आदत ही नहीं है ना कि इतने से इतने बजे तक मार्केट खुलेगी और आप बंद रहोगे और ये होगा वो होगा। इवन हम लोग वैसे मार्केट जा भी नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरह मेडिकल स्टोर्स भी कुछ टाइम के लिए आप जा सकते हो, तो बड़ी वो एक अजीब सी पेनफुल सी फ्रस्ट्रेशन। एग्जैक्टली। अच्छा,
हबीबा मुझे बताएं, जैसा मैंने कहा अब जो मसाइल हैं उनके बारे में हम बात करते रहेंगे, उसके बारे में हमेशा बात होती रहेगी, लेकिन हम उनको हल नहीं कर सकते। हम मैं एज ए इंडिविजुअल, हुमायूं एज ए इंडिविजुअल, आप एज ए इंडिविजुअल उसको हल नहीं कर सकते। हम लोग कॉलर लेते हैं। यूसुफ हैं जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हाँ, शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जैसी कश्मीर 5 फरवरी के हवाले से वर्ल्ड को अमन का पैगाम देना चाहता हूँ। जी 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 दीजिए। मेरी ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया से अपील है कि अमन सलामती भाईचारे की फिजा पैदा करें। इसमें ही हम सब की भलाई है। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक है। जो सरमायाकारी गोला बारूद असला पे होती है वो अवाम की सेहत तालीम पर हो। काश काश कैसा काश ये जो हुक्मरान है वो आप वाली आइडिया उनके जहन में आ जाए और इस चीज़ों से जो तालीम पर हो। और जायदा आंटी मेरे ख्याल में उनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी जायदा आंटी। जी वालेकुम सलाम। बेटा मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैं कहना चाहती थी कि कश्मीर में अमन कायम रहे, सलामती कायम रहे और जो कश्मीरी हमारे भाई चाहते हैं, कुछ हमारे कश्मीरी भाई जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती हैं और कुछ कहती हैं हम आज़ाद रहे, तो अल्लाह करे इतना अमन और सलामती हो जाए, वो जो चाहे हो जाए। और हमारे बहुत सारे कश्मीरी भाई जो मेरी फैमिली, मेरे मैके और मेरे ससुराल में बहुत सारे कमांडर थे, बहुत सारे बड़े बड़े अजीम हस्तियाँ थी जो शहीद हो गए हैं कश्मीर के पीछे। अल्लाह करे कि उनके जो आने वाली नस्लें वो हमारा कश्मीर देख सकें। और हमारे जो बच्चे कश्मीर से, मेरी फैमिली में बहुत सारे आके यहाँ पे डॉक्टर बन रहे हैं, वो दोबारा अपने मुल्क में जा सकें और जाके अपने मुल्क को वो वाली सहूलियात दे सके जो हमारे बाकियों ने नहीं देखी। तो मेरी ये दुआ है। और मेरी बेटी डॉक्टर अहमद आई है, वो भी प्रोग्राम देख रही है, तो आप सबको वो सलाम दे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत सलामत रहे। नादिया है जी सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। कैसी हो नादिया? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अव्वली भाई जी जी अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच यार। आप लोग, मुझे लगता है दुआएं बड़ी कोई शिद्दत है आप लोगों की दुआएं में। मैंने तो उधर से ही करानी है, बड़ी फिट होती है दुआएं। की आपके लिए ने मुझे बताया था। मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा हुआ है। मुझे लगा उन्होंने मुझसे कुछ टेक्निकल सवाल पूछेंगे जो कि मुझे नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे सवाल पूछे। बहुत शुक्रिया दुआ के लिए, बहुत अच्छा हुआ। खिलानी पड़ेगी आपको, फिर ये नहीं बताया माफी है आपको। पहले हो तो जाए ना, सिलेक्ट तो हो जाऊं, फिर खिला दूंगा। अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सुनाए। सब सुनने वालों को मेरा सलाम। तो जब आप बैठते हैं ना तो सबकी नजर आपकी होती है, आप दोनों पे कपड़े इजी करके बैठा करें। देखे ना आप, मुझे नजर आ रहे हैं आप। अल्लाह करे ये नजर इसी तरह कायम रहे भाई, ऐसे ही कायम रहे। आपको अल्लाह ताला खुश रखे। सब ठीक थे? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। प्यारे लागी है दोनों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे कमीज शलवार मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा सिलवा लेना चाहिए। यकीनन कौमी लिबास है और आज हमने ये इरादा किया था कि आज हम कौमी लिबास को जो है वो मुंतखब करेंगे। और सबस पहनने का यही था क्योंकि हमारे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ अलीमा, तो आप देखें कि हमारा जो चांद और तारा है वो भी हमारी इकलौती बरादरियों को दिखाता है। अगर भारत में अगर आप देखें तो मैं यकीन माने अगर कोई 1% उम्मीद होती है किसी मुल्क से आपको कि यार शायद कुछ बेहतर हो जाए, तो वो इंडिया ने वो जो आखिरी ईंट राम मंदिर पे लगाई थी, तो वो ईंट थी जिससे ये उम्मीद खत्म हो गई थी कि यहाँ पर कभी जिंदगी में अकलीती बरादरियों के लिए कभी कुछ होगा। नहीं आई थिंक थोड़ा सा पीछे जाएं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब बने थे ना मोदी, आपको लगा था तभी आखिरी सब ये उसके बाद पता लग गया था। अच्छा हबीबा, वाकई जिसा हुमायूं ने भी जिक्र किया, मैं भी ये कर रही हूँ कि एक टाइम होता है जब आपको किसी से वो जो छोटी सी उम्मीद की किरण होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो जो बंदा रूल कर रहा होता है कंट्री को या जिसको हम वोट देते हैं, उसका नज़रिया अक़लियती बरादरियों के बारे में क्या है, ये कितना मैटर करता है। वोट देते हुए हमें इस बात का कितना ख्याल रखना चाहिए जो लोग वहाँ पे भी मौजूद हैं, जो मुसलमान हैं या जो इंडियंस हैं, जो इतने ज़्यादा इंतहा पसंद नहीं है, हिंदू हैं जो इंतहा पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं करते, उनको कितना ख्याल रखना चाहिए वोट देते हुए इस बात का कि हमारे मुल्क में जो और मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं वो कितना इफ़ेक्ट होंगे हमारे इस वोट से।
अच्छा देखिए, हमारी जो माइनॉरिटीज़ है ना उसकी लीगल बात की जाए तो उनके लिए लीगल लॉज होते हैं सारे कि कैसे आपने उनको प्रोटेक्ट करना है, आपने उनको अलाउ करना है कि वो अपनी जो वर्शिप है वो जाके कर सकें, वो अपनी जो इबादत गाहें हैं उनकी उनमें कोई डिसमिस ना हो, उनमें कोई आप हमारी जो है कहते हैं ना कि जाके मसाजिद हैं, अगर मसाजिद में जाके आप उनको डिस्टर्ब करो कि वो अपनी इबादत ना कर सकें, तो वो है कि आप उनको कभी भी माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, सब हैं, तो उनको आपने प्रॉपर एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं ना, वो आपकी स्टेट का पार्ट है, आपका पार्ट है। मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी में वहाँ है, वो हमारी आबादी से ज़्यादा है, पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा इंडिया में मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ पे भी उनकी जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम भी डरे हुए वहाँ पे सहमे हुए हैं, उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। वो इंडिया अपनी स्टेट के अंदर है, कश्मीर तो फिर बाद में आता है ना, तो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं ना उनको भी उनके हकूक़ से पीछे रखा जाता है। और कई दफ़ा अब कश्मीर में जैसे हुआ कि अभी जब 370 आर्टिकल उनने वो कर दिया तो अब रिवोक कर दिया। अब जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीर में उनको बाहर जाने के लिए, एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो जाके अपनी एजुकेशन भी ये पॉइंट बड़ा वैलिड है जो आपने किया। आई वांट कि एजुकेशन के हवाले से हम बात करेंगे और इसमें बड़ी मिसालें भी मिलती हैं। मुझे अभी तक याद है जब भारतीय सितारे भी उनकी यूनिवर्सिटी में जब शामिल हुए थे तो उन पे बड़ा उन्होंने कर दिया था कि क्यों वो गए, जब मुस्लिम को मारा गया था कॉलेज में, उनके पर्दे जो है वो चाक कर दिए गए थे मुसलमानों के, तब भी ये बात हुई थी। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मरियम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मरियम जी, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। जी ठीक ठाक भाई, आप कैसे? ठीक है बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रीमा भी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा फोन टूट गया था, मैंने आपको इतने महीनों बाद कॉल की है, ओहो, मेरे पास फोन ही नहीं था। ये फोन ना होने वाला जो धचका है ना दिल में, ये बहुत बुरी तरह लगता है। गुम जाना और टूट जाना। मैं जब आपको रोज देखती थी ना तो मुझे अफसोस होता था कि मैं कैसे बात करूँ आपसे। चले अब तो आ गया है ना, कोई मसला नहीं, आपका फोन आ गया, यू हैव द फोन नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, मेरे हस्बैंड से विनती कर करके मैंने कहा मुझे बड़ा दिल कर रहा है मेरा आपसे बात करने को, फिर उन्होंने दे दिया। चले यार, ये दैट्स तो वेरी बड़ी नाइस। अच्छी बात है मरियम। क्या और कहोगे? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या कहना चाह रही हैं? आप बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अरे माँ पे मेरी बेटी है, मानो आपसे बात करना चाहती है, वो बहुत रोती है आपकी वजह से, मुझे बात करनी है। कराए ना बात, कराए उसका रोना बंद कराते हैं, आज आखिरी रोना। बिल्कुल भी नहीं रोना उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मानो? ठीक हूँ। क्या कर रही हैं? आपकी माई घर नहीं आती हूँ। Did you hear it? आपने नहीं सुना? नहीं। कह रही आप हमारे घर नहीं आती हो। यार मैं आपके घर आती तो हूँ रोजाना, 10 से 12 बजे तक आती नहीं हूँ। ओहो। हाँ? चाय पी ली है मैंने। सबको हमारी चाय से जी आप भी आपको बहुत प्यार करती है, माया भाई को भी। That's so sweet। बहुत सारा प्यार दीजिएगा मानो को। चले ठीक है, आप भी थैंक यू सो मच। फरिया अस्सलाम वालेकुम, मैं आदत से मजबूर हूँ यार, सॉरी। फरिया क्या हाल चाल है? वो रख लिया था ना आपने? फरिया अस्सलाम वालेकुम, फरिया जी कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरिया जी क्या हाल है? हेलो जी जी फरिया जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। सारे वेस्टर्न कपड़े आज फेंकते हैं हम कमीज शलवार ले लेते हैं, मेरा ख्याल है। क्या कहेंगी फरिया जी? मैं आपके शो के लिए स्पेशली आज सुबह सुबह उठी हूँ क्योंकि मैंने आपके शो से इतनी मोटिवेशन ली है। आपका शो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उसने मुझे जो है ना वर्कआउट करने की मोटिवेशन दे दी है। अच्छा, वर्कआउट करने की इसको नहीं मिली, मुझे नहीं जो मिली, बैठी हुई है उसको नहीं मिली वर्कआउट की, आपको आप। मिल गई है। वैसे ये एक अच्छा है। आपके शो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और इतने पॉजिटिव होते हैं, आपकी एनर्जी जो है ना, बस मैंने कहा कि आज तो मैंने कॉल करनी है। थैंक यू सो मच फरिया, थैंक यू। अच्छा, आज हमें लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें फरिया जी। आज हमें लगा कॉल्स कम होंगी क्योंकि यकीनन आप लोग सो रहे होंगे, आज छुट्टी का दिन है तो हम यूजुअली लेट उठते हैं लोग, रात को नए कॉलर्स आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बट थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी। मेरा ख्याल है मेरे अलावा कोई वर्कआउट नहीं करते और मुझे भी करना बंद कर देना चाहिए, जो अल्लाह
हालत मेरी ख़राब होती है ना, बीमार जिस तरह मैं होता हूँ, मेरा कहना मैं भी छोड़ देता हूँ, इसी सफ में शामिल हो जाता हूँ। छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि वहाँ की जो इंडस्ट्री है इंडिया की, जिसके ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उस पर बहुत डिपेंड करते हैं। जब से इंडिया की इंडस्ट्री ये फिल्मों वाली चलना शुरू हुई है ज़्यादा, तब से हमने देखा है कि उनकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा, उनकी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनकी मूवी से जनरेट किया जाता है, जिसमें सारे जो उनके लीड कैरेक्टर्स हैं, जो उनके लीड एक्टर्स हैं, वो मुसलमान हैं। और बहुत सारी ऐसी मूवीज वो बनाते हैं जिसपे वो अपनी स्टोरीज टेल करते हैं और ऐसी फेक बनाते हैं कि अल्लाह माफ करे। पाकिस्तान का कैरेक्टर कैसा उसमें दिखाते हैं। वो पाकिस्तान कैरेक्टर हमेशा जनाब होता है, वो और एक वाइट कलर की टोपी होती है, शलवार कमीज होती है, सुरमा लगाया हुआ होता है। हालांकि इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है वैसे असल में, लेकिन डिफरेंट किया जाता है। जो वो अपनी मूवीज से लोगों को दिखा रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होता है हबीबा? लोग क्या वाकई उस चीज को सही समझना शुरू कर देते हैं? क्योंकि रिसेंटली भी उन्होंने एक मूवी ऐसी बनाई है जिसके बाद कतर में और यूएई में उस मूवी को बैन किया गया है और कहा गया है कि हम किसी भी तरह से इस मूवी को नहीं चलने देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी एग्जैक्टली उन्होंने कहा है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बोली गई हैं और साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मूवी को नहीं चलने देंगे अपने मुल्क में। क्या वो चीज इम्पैक्ट करती है देखने वाले को? क्या ये लगता है कि नहीं ये जो बोल रहे हैं सच ही होगा? नहीं, देखिए जैसे मीडिया है ना, अब मीडिया पे जो भी चीज़ दिखाई जाती है ना, हमारे लिए वो मेनोन हम समझते हैं कि वो सच है। जो चीज़ पोर्ट्रे की जा रही है, दिखाई जा रही है, एक मीडिया पे आ रही है, तो हम नहीं ये जहमत नहीं करते हम उस पर रिसर्च करें, हम उसको पढ़ें, उसकी हिस्ट्री में जाएं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें। हमारे लिए जो पक्की पकाई खीर हमारे सामने आ गई ना, हम कहते हैं यार दैट्स ट्रू, ये जो बिल्कुल ठीक दिखा, और फिर हम अपनी ओपिनियन उस पर कायम करते हैं जो हमें दिखाया जाता है। जैसे मुस्लिम्स ने जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने उस पर बैन किया, इस तरह हमारी जो ये इशू है, ये चीज़ है, इस पे अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ ही सारी इकट्ठी हो जाएं, हम यकजा हो जाएं, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। हमारे मुसलमानों में भी इत्तेहाद नहीं है, हमारी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर वही उम्मत मुस्लिमा है ना, एक उम्मत है हम सब, अगर उम्मत इकट्ठी हो जाए तो हम इतने पावरफुल हैं कि हम जो सुपर पावर्स हैं उनकी अटेंशन यहाँ पे ला सकें। तो बीच में जैसे कतर ने बैन की, वो उनने बैन किया तो कोई एक्शन ले लेता, लेकिन हम एट होल सब लोग इकट्ठे एक पॉइंट पे नहीं आते, और मीडिया जो चीज़ दिखाता है तो हम कहते हैं यार। आपने मुस्लिम उम्मा का नाम लिया, ये सवाल मेरे जहन में ब्रेक से पहले था। हम एजुकेशन के बारे में बात करते, मेरे ख्याल में वो अगर उसको भी हाईलाइट कर लें वरना वो अधूरी रह जाएगी। फिर मैं आपसे मुस्लिम उम्मा वाला सवाल पूछूंगा। एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने कश्मीर में जितने लोग हैं उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे कश्मीरियों का भी एडमिशन होगा पूरे हिंदुस्तान में। अब वो ये एक बड़ा एक इंजीनियरिंग करते हैं प्रॉपर, वो इंजीनियरिंग ये कि उन्होंने मेरिट बहुत हाई कर दिए। कश्मीर के स्कूल्स आप देख रहे हैं किस तरह के हैं, एक्सक्यूज मी, किस तरह के स्कूल, किस तरह की यूनिवर्सिटीज, इतना मेरिट हाई होता है कि उनको फिर वहां पर एडमिशन मिलता है जहां पर वो दूर दराज इलाके जो होते हैं हिंदुस्तान के, वहां पर उनको एडमिशन वो देते हैं, यकीनन देते हैं। और फिर क्या होता है, उन्हीं बच्चों को उठा लिया जाता है। फिर वही होता है जो यूनिवर्सिटीज में हुआ था, जब मुझे अभी तक याद है, मैं नाम लूंगा, दीपिका पादुकोण उस एहतजाज में शामिल हुई तो उनकी फिल्म को बायकॉट कर दिया गया। वहां पे ऐसी हिंदुत्व मूवमेंट्स होती हैं। तो वो ये इंजीनियरिंग की कि यानी कि उनको दूर दराज इलाकों में कर दिया, उनकी रसाई ना उनके घर वालों के साथ, और फिर बच्चों को उठा लिया जाता है और फिर जुल्म होता है। और वो जो स्कार्फ करके बच्चियां हमारी जाती हैं जो अपने पर्दा करती हैं, उनके हिजाब को भी खींच लिया जाता है कि हिजाब करके अंदर नहीं जा सकती है। आपने देखी होंगी वीडियोस में जहां बजा वहां पर है। अच्छा, हुमायूं को दूर ले जाने का एक और मकसद ये भी होता है कि खुदा ना खास्ता इन पे कोई मजालिम हो रहे हो तो रोज रोज इनके घर वालों की रसाई ना हो सके, वो भी ना आ सके इन तक। तो ये आपके आप लॉ कर देखते हैं, अगर आप लॉ में देखते हैं तो क्या ये जो स्टेटस है, यहाँ तक एजुकेशन में भी इंजीनियरिंग कर रही है, तो क्या लॉ में इंजीनियरिंग करने का कहीं ना कहीं पे क्लॉज है कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं हर चीज में?
नहीं, बेसिक वही बात आ जाती है, बेसिक राइट्स क्या है? राइट टू एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है जो हर ह्यूमन को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब उस पर ही फिर आके हम रुक जाते हैं, जिस टॉपिक पे भी आए तो हमारा जो नतीजा निकलता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसकी रूट्स जो हैं वो हमारी बेसिक राइट्स की हैं, बेसिक एजुकेशन है। अब वहाँ पे एजुकेशन के लिए इतनी ज़्यादा उनको कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उनके लिए बाउंड्रीज़ लगा दी जाती हैं, उनको दूर भेज दिया जाता है। तो वो जब वहाँ दूर भेजा जाता है उसका मकसद ये भी होता है कि उनकी ब्रेन ना उनको वॉश किया जाए, उनको अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पे लाया जाए। जो आ गया तो ठीक है, जो नहीं आया तो फिर उनके लिए मुश्किलात क्रिएट कर देते हैं, जो नहीं आया तो उनको जैसे आपने बात की कि उठा लेते हैं। तो एजुकेशन तो बेसिक राइट है ना, हर ह्यूमन को जो प्रोवाइड करना चाहिए, तो हमारे यहाँ वो भी नहीं करते। इंडियंस जो हैं वो कश्मीरियों को इससे बहुत दूर रखते हैं। और मेरिट की जहाँ तक बात है तो बेसिक जहाँ एजुकेशन वो ले रहे हैं वहाँ उनकी बेस भी अच्छी नहीं बनती, बिल्कुल वो बहुत मुश्किल से जो है उसको आगे परसू कर रहे होते हैं। बट जब आगे यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है, हायर एजुकेशन की बात आती है, तो उसका पहाड़ इतना बड़ा खड़ा कर दिया जाता है कि उसको सर करना ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो ये बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं ना, एजुकेशन की बात कर लो, राइट टू लिव कर लो, जितने भी हैं, तो वो उन सब पे इंडिया का अटैक है ना। वो कश्मीरी को वो सब प्रोवाइड नहीं कर रहा, उस सब से दूर रखा है उसको, उसके लिए चैलेंजेस उनको आगे फेस करने पड़ते हैं। तो वो सारा ही लीगली जो भी काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो लीगल फ्रेमवर्क में उसको ऐड करके नहीं कर रहे हैं, वो उन सब को अवॉइड कर रहे हैं, उस सब को उसके उलट कह दें हम, तो बरक्स उसके बरक्स जा रहे हैं, ऐसा है। आप सवाल पूछने लगे थे, इस्लामोफोबिया के मैं हवाले से सवाल पूछने लगा था। आपको अगर बिगर पिक्चर देखें तो आपको नहीं लगता कि हर तरफ ये जब यूएन की बात करते हैं, जब सारी चीज़ों की बात हुई, ये इस्लामोफोबिया कहीं ना कहीं पर पपता है, जन्म लेता है। आप गजा की सिचुएशन देख लें, उस पर कितनी कॉन्फ्रेंसेज हुई, कितना कुछ हुआ, वो सीज फायर नहीं करा सकते। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि सारी ताकतें मिल जाएं और सीज फायर ना करा सकें। आप कश्मीर, आप जहां पे भी देखें जहां पर मुसलमानों के हक़ खुद इरादियत के बारे में बात हो रही है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा। तो डोंट यू थिंक ये बिगर पिक्चर में इस्लामोफोबिया है? बिगर पिक्चर में हम देखें तो इस्लामोफोबिया का कैरेक्टर है कहीं ना कहीं है कि हमने जो वो भी उनकी तरफ से क्रिएट किया गया है ना, वो भी हम पे थोपा गया है, अप्लाई किया गया है, उनने बनाया है उसको और उसको इतना ज़्यादा पॉप आउट कर दिया है, इतना हाईलाइट कर दिया है कि अब जब भी मुसलमानों के हक़ की बात आती है, मुस्लिम राइट्स की बात आती है, तो वो सब हमारा एक बैड इमेज जो है वो इतना क्रिएट हुआ है कि उस पॉजिटिविटी की तरफ आया नहीं जाता। वो भी किसका काम है? हमारा काम है, हमने उसको ख़त्म करना है। हमने ख़ुद को एक हमारा जो इमेज है, जो हमारी एथेंटिक जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारा एक्चुअल सब है, वो हम उनके सामने लाएंगे। अब उनको ख्वाब तो नहीं आएंगे, अब उनको कोई इल्हाम तो उन पे होने से रहे, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको दिखाएं कि मुस्लिम्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं। कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है इस्लाम में कि जहाँ हाईलाइट किया जा रहा हो कि किसी के राइट्स को आप हटा रहे हो, उनको नहीं दे रहे। तो इस्लाम की तो इतनी खूबसूरत सारी रूलिंग्स हैं ना, तो हम तो उस पर हमारा ही कसूर है कि उसको एक बिगर इमेज में अपना इमेज ठीक नहीं कर रहे, बन जाएंगे और इन पर हावी हो जाएंगे। वो उस डर से वजह से वो मुसलमानों पर हर चीज पर अटैक करते हैं। मुझे तो लगता है सिर्फ यही वजह है कि उनको ये डर होता है। और यहाँ पर मैं कश्मीरी भाइयों और गजा के मुसलमानों पे लिटरली मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। जो हिम्मत, जो ताकत उनमें है खड़े होने की, वो शायद दुनिया में किसी कौम में नहीं है। हलीमा, जो जिद्दोजहद वो कर रहे हैं, एक घर में हो ना, अगर नॉर्मल डेथ हो जाती है तो कितने दिनों हम मातम से नहीं निकलते ना, हम लोग इतना ज़्यादा उसमें। और वो लोग दिन रात सुबह, उनको टाइम नहीं, वो जनाजे उठा रहे हैं, और जवान लाशें उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और वो फिर नॉर्मल अपनी लाइफ को भी आगे लेके जा रहे हैं। हमारा हो ना कुछ थोड़ा बहुत किसी ने हमें डिस्टर्ब कर दिया, हम कहते हैं छोड़ दो ना इस टॉपिक को, अगर हमें तकलीफ़ हो रही है तो स्टॉप कर देते हैं। बट कश्मीरी हैं, उनकी हिम्मत है, उनके हौसले हैं कि उनके घरों में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन वो फिर ऐसे सीना तान के खड़े हैं, इस तरह से सामने उसको फेस कर रहे हैं। उनकी शायद अपब्रिंगिंग ही इस किस्म की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कश्मीर की एक नस्ल तो शहीद हो गई ना, एक नस्ल को तो ख़त्म कर दिया। अब जो नई नस्ल है जो इस वक्त है, अब वो भी उसको फेस कर रही है। वो उसको हर तरह जो जिद्दोजहद है उनकी, जो निकल आते हैं वो लोग सड़कों पे निकल आते हैं, और जो उनके जो अटैक्स हैं उसको फेस कर रहे हैं। अपने घरों से बच्चे जा रहे हैं, बेवा हो रही हैं औरतें, बच्चे यतीम हो रहे हैं, पर वो रुक नहीं रहे। वो एक जो जिद्दोजहद उनकी है ना, वो चल रही है, वो शुरू है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और यकीनन जब
मैं हलीमा, मुझे अभी तक याद है जब मलिया लोधी ने जब वो पिक्चर्स दिखाई थी जहाँ पर पैलेट गन का इस्तेमाल बच्चों पे हुआ था, हालांकि और वो ये नहीं कि कोई तस्वीरें कहीं और से ली गई और वो मानी गई, वो उसको कबूल किया गया, वो इतनी डिस्टर्बिंग तस्वीरें थी कि आप वो देख नहीं सकते। और आए जान, जब मुझे अभी तक याद है एक सोशल एक्टिविस्ट था बुरहान वानी को कैसे इन्होंने कत्ल किया, और क्योंकि वो आवाज उठाता था, तो जिसने आवाज उठाई उसको इन्होंने कत्ल कर दिया। और एक बात जब चली आई तो पाकिस्तान पे हमेशा इल्जाम लगाया भारत ने कि ये दहशतगर्दी करता है, यहाँ पे दहशतगर्दी पनपती है, और फिर हर चीज फाश हुई। कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा हमने? पाकिस्तान से पकड़कर आपको वापस भी दिया ताकि आप देख सकें कि ये दहशतगर्द है। तो ये जो दहशतगर्दी का नारा लगाते हैं कि ये क्योंकि पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान पर इल्जाम लगा के अपने मीडिया पे वो गलत चीजें दिखाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, देखिए कुलभूषण यादव को भी जब वो वापस लेके उन्होंने तो उसको हार पहनाए, मेडल्स पहनाए, उन्होंने तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया कि जो है हम पकड़े गए हैं या हमारा एक फेस रिवील हुआ। उन्होंने तो दुनिया को दिखाने के लिए हम पकड़े गए हैं लेकिन हम इतने मजबूत हैं कि हमें वापस कर दिया गया है। उन्होंने दुनिया को फिर वो इमेज दिखाया। अब पाकिस्तान को अब वही चीज़ है ना कि कहीं कोई फैमिलीज में कुछ होता है ना, तो किसी को अगर आपने नीचा दिखाना है ना तो आप उनके खिलाफ बातें करते हो, प्रोपेगेंडास करते हो। तो इंडिया क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को जिस तरह से जहाँ जिस पॉइंट पे अटैक कर सकता है वो उस पॉइंट पे वहाँ अटैक कर रहा है उसको। अब दहशतगर्दी का पाकिस्तान को मुस्लिम्स को बेसिकली बगैर उसमें देखा जाए तो वो मुसलमानों को एज अ टेररिस्ट शो करे। कहीं दाढ़ी किसी की नज़र आई तो वो फ़ौरन माइंडसेट बन जाता है कि ये दहशतगर्द है। और ये किसने क्रिएट किया? उनने हम सब पे एक बैनर लगा दिया जिसको हमने ख़त्म करना है, हमने उसको वो करना है। तो इंडिया तो अपनी पूरी कोशिश करेगा ना, जिस तरह से डिफेम कर सकता है, जैसे जहाँ से जो पॉइंट उसको मिलता है वो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देता है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँच जाता है। अबीबा, आपको जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वो अपनी मूवीज़ में किस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, वो अपने न्यूज़ चैनल्स पे किस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, वो और बहुत सारी जगहों पे करते हैं। उनका फॉरेन ऑफिस जो है वो मुस्तकिल इन्हीं चीज़ों पे लगा हुआ होता है कि जहाँ भी उनके डिप्लोमेट्स मौजूद हैं वो सिर्फ यही बातें कर रहे होते हैं पाकिस्तान के बारे में और नेगेटिव इमेज बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। आपको लगता है हम इस सारे इमेज को ब्रेक कर सकते हैं? हम में इतनी पावर है कि हम लोग इसे ब्रेक कर सकें? क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि पाकिस्तानी है, तो वो वाकई हमारे बारे में कुछ इस तरह से सोच रहे होते हैं, उनकी आंखें वो कह रही होती है। तो हम इस इमेज को तोड़ सकते हैं क्या कभी? हम इस इमेज को अपना ही पॉजिटिव इमेज शो करके तोड़ सकते हैं। हम अपनी जो हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी जो प्रेजेंस है ना, उसको अपनी हाईलाइट करके अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे हमारे अब ज़ाहिर है पाकिस्तान ग्रोथ पे जब फोकस होगा, जब कश्मीरी जो बात कर रहे हैं वो उन पे फोकस्ड होंगे तो वो आगे निकलेंगे। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक पता चले कि ये चीज़ है, ये जगह है और इसका जहाँ पे भी कोई भी इशू क्रिएट होता है, कोई भी अगर डिबेट आती है उस पर पाकिस्तान बात कर रहा है, पॉजिटिवली बात कर रहा है और अपना पॉइंट क्लियर कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा है। तो जब हम आगे आते जाएंगे, हम मेन स्ट्रीम पे आ रहे हैं, हम मीडिया पे आ रहे हैं, हम जितना भी जो भी रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं हम उनको यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे वो पहुंचे हैं तो हम भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, हम भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और जो हलीमा ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल से मुझे एक बड़ी पुरानी चीज़ें याद आई, हम आपसे उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और जैसे कि हम सिलसिला जारी है यौम यकजहती कश्मीर, आज हम 5 फरवरी को मना रहे हैं। जैसे हलीमा ने भी पहले जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया कि 1990 में ये शुरुआत हुई उसकी, जब कश्मीरियों ने यह ठान ली कि हम यौम यकजहती कश्मीर जो है वो मनाएंगे, और पाकिस्तान ने उसमें हिस्सा लिया क्योंकि यकीनन कश्मीर एक शाहराग है पाकिस्तान की जिसे कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। और ये स्टांस हमने पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से हम UN के सामने नहीं बल्कि आलमी बरादरी के सामने और हर मुनसिफ जो कि कोई एक्शन लेने का कायल है, जो एक्शन ले सकता है, जिसमें ताकत एक्शन लेने की, उसके सामने हमने कश्मीर का इशू रजिस्टर करवाया है। जब बात करते हैं, जब हलीमा ने आपसे बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक पोस्ट भी कर देते हैं तो उसका भी बहुत असर होता है। तो जब एक पोस्ट से अगर आप लिंक करें तो यकीनन सहाफ़त का एक ऐसा असर है, अल्फाजों का एक ऐसा असर है कि जिससे यकीन मानिए कि पाकिस्तान बनने में भी सहाफ़त का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ उन अखबारों का
है, बहुत बड़ा हाथ उन सहाफ़ियों का है जिन्होंने बार बार पाकिस्तान के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि कैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो सहाफ़त का सदियों से ये रोल चला आ रहा है और इसीलिए आज हमने उनको बुलाया है जो कि इस बारे में लिखते हैं, बल्कि लिखते नहीं, यकीनन जब आप लिखते हैं तो आप ऑब्जर्व भी करते हैं, आपको उसकी मालूमात भी होती है, तभी आप लिख पाते हैं। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार राजा बशीर उस्मानी साहब मौजूद हैं। सुबह खैर कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपका यकीन बड़ा कलीदी किरदार है जब भी बात की जाए अगर कश्मीर के कॉज की। सबसे बड़ा अहम काम ये होता है कि उसके बारे में आगाही पहुंचाना, उसके बारे में कि वहाँ हो क्या रहा है। ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि कश्मीर में कंप्लीट कर्फ्यू है, वहाँ पर आपको पता नहीं चल सकता क्या हो रहा है क्योंकि वो किसी को इजाज़त नहीं देते। इंटरनेट की सर्विस वहाँ पे मुअत्तल है, फिर भी आपने उसके बारे में जा बजा लिखा। आप वो जो सारी मालूमात है वो कैसे हासिल करते रहे, कैसे करते रहे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मुझे तो 25 से 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन मैं जब स्टूडेंट्स था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, उस वक़्त से मैं शऊरी तौर पर इस तहरीक से वाबस्ता था और मैं अखबारात में लिखता था और पूरी इस तहरीक के पस मंज़र को, इसके आगाज़ को, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका भी दिया है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ हवालों से मैं शरीक रहा और जो कंट्रीब्यूशन था वो हमने किया है मीडिया के माज पर। तो जब मैं अमलन सहाफ़त में आया तो मैं समझता हूँ कि मैंने तरजीह अव्वल मुख्तलिफ़ इदारों में कश्मीर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, वहाँ से मैंने आगाज़ किया था, जिसका काम ही ये था कि इस तहरीक को पॉजिटिव अंदाज में, तहरीक आज़ादी को कैसे हम मीडिया में इसको उजागर कर सकते हैं। और उसके बाद कश्मीर प्रेस इंटरनेशनल और फिर मुख्तलिफ़ इदारों से होता हुआ अभी मैं एक अखबार में हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इंसान की कमिटमेंट होनी चाहिए। और साफ़ी, जिस तरह आपने ख़ुद कहा है कि जो कलम है, बाज़ों का हम लोग इस पर तबसरा करते हैं जी आपके लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी जैसे हबीबा भी लॉ पढ़ रही है, वो लिखती भी यकीनन होंगी उसी तरह। तो अभी देखें, ये जो फ़लस्तीन का है, तो यहाँ एक कहीं छोटी सी तस्वीर कोई दिखाता है या एक छोटा सा जुमला इस्तेमाल करता है तो इंटरनेशनल लेवल पर अब लोग कहते हैं ना, जब जनूबी अफ्रीका एक छोटा मुल्क है और उसने अदालत इंसाफ में केस दायर किया और पूरी दुनिया जो है वो फोकस किया हुआ है कि उस अदालत इंसाफ का क्या जो भी उसका जो भी रिजल्ट निकला, लेकिन वो रजिस्टर हुआ, लेकिन उसने कावश की रजिस्टर हुआ। हाँ, तो मैं ये जी मैं ये पूछना चाहती थी कि हमारे जो सहाफ़ी हैं, जिस तरह हुमायूं ने पहले भी जिक्र किया था कि उनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता ताकि वहाँ की सही कोई इमेज बता ही ना सके और लोगों को पता ही ना लग सके। ये कितना मुश्किल है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके इंफॉर्मेशन निकालें और फिर उसके बारे में लिखें ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि वहाँ की तो बहुत सारी चीज़ें छुपा ली जाती हैं, ढक ली जाती हैं ताकि लोगों को ये बता ही ना सकें कि यहाँ पर हम कितने मजालिम कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल अभी जो गुज़श्ता एक बरस है, इसमें तकरीबन 55 जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो मुख्तलिफ उनकी कैटेगरीज हैं जो इसमें शहीद कर दिए गए हैं। बाकी तो लोगों को आम जो सिविल सोसाइटी है या जो हमारे नौजवान हैं वो तो एक अलग दास्तान है, लेकिन जो ख़बर की इंफॉर्मेशन है वो ज़ाहिर है इन मुश्किल हालात में भी, चूँकि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों के किसी का बाप उधर है तो बेटा इधर है, माँ उधर है तो बेटी इधर है, भाई उधर है तो दूसरा भाई इधर है, तो वो कनेक्ट हैं। शारख कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं है। तो मुख्तलिफ हवालों से वो खबर जो है ना वो पहुंचती रहती है किसी ना किसी तरह। नेट का दौर है, या आप नहीं कह सकते कि सिर्फ यानी वो जितना भी इंडिया जितना भी दबा दे लेकिन वो खबर वहाँ से आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि खबर इंडिया के तमाम तर मज़ालिम को, अब वहाँ इंटरनेट की पाबंदी है, ये जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो भारत ने वहाँ इक़दाम उठाए, वहाँ इसराइल की तर्ज पर आबादी के तनासिब को तब्दील करने की कोशिश की, अभी तो 50 लाख हिंदुओं को उसने कश्मीरी डोमिसाइल जारी कर दिए हैं। तो अब ये जितने हरबे वो इस्तेमाल कर रहा है वो इस खबर को दबा नहीं सकता। गुज़श्ता मेरे ख्याल एक बरस पहली बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इस तरह यूरोपीय यूनियन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने भारत के तमाम तर मज़मूम हरबों के बावजूद उन दोनों कमीशंस ने भारत के ख़िलाफ़ एक वाज़ेह रिपोर्ट जारी किया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी और ख़ुद भारत के अंदर जो अक़लियतें आबाद हैं, जिसमें ईसाई हैं, उसमें दिल्लत हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, तो उनके ख़िलाफ़ वो किस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली करे। तो मैं समझता हूँ कि भारत जितना दबा दे वो मीडिया को जिस कदर उस पर पाबंदियाँ लगा दे लेकिन खबर को नहीं रोक। बशीर साहब, एक आपने बात की है, जब आपने बात की डोमिसाइल्स की बात की, ये बात यकीनन बड़ी आवेज़ा है क्योंकि आर्टिकल 370 को लगाने का मकसद, 35A को लगाने का मकसद ये था कि वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज की जा सके। आपसे खबर ये चाहते हैं कि क्या ये बात इसमें सदाकत है
कि जो मीरठ में हुआ, जो गुजरात में हुआ, वही वो कश्मीर में करना चाहते हैं। आरएसएस के लोग को वहां बसाना चाहते, वो खूनो कत्ल हो जाए ताकि वो जो थोड़े मुसलमान रह गए हैं यकीनन उनको भी इसी तरह मार दिया जाए। क्या वहां पर आरएसएस को बसाने के लिए ये हरकतें हुई हैं ताकि कश्मीर की वो जो मुस्लिम अक्सरियत है उसको खत्म किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो इससे भी आगे कहूँ, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आरएसएस है वहाँ, ये जो बजरंग दल है या खुद ये जो बीजेपी है, ये एक इंतहापसंद तंजीम है और ये इसकी ज़ैली तंजीम है जिससे खुद मोदी का ताल्लुक है। तो वो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर तो वो ज़ाहिर है जिस तरह वो डोमिसाइल जारी करें तो उसमें तो कोई ऐसे शरीफ लोगों को तो नहीं ला रहे, वो तो उन्हीं क्रिमिनल लोगों को ला रहे हैं, उन्हीं बजरंग दल और आरएसएस से मुतल्लिका जो उनके सरगर्म कारकुन हैं उनको ला रहे हैं ताकि वो वहाँ एक तसादम की कैफियत पैदा करें, वहाँ वो दहशतगर्दी करें। इस वक्त तो सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं, इंटरनेशनल सतह पर बैरूनी ममालिक में जो इंडियन तंजीमें, क्या इसकी, ये मैं हबीबा से पूछूंगा, हबीबा क्या इसकी मामलत नहीं है कि वहाँ के लोग जो हैं उससे पूछे बगैर एक आर्टिकल को मंसूख कर दिया जाए, उनके बगैर किसी राय के 370 को मंसूख कर दिया जाए, 35A को मंसूख कर दिया जाए, जो अक्सरियत है उससे पूछा ही ना जाए? क्या लॉ में इसकी कोई क्लॉज है? नहीं, इसमें हम जो भी वहाँ के लोग हैं ना, जो स्टेट है, जो एरिया है, प्रिंसली स्टेट है कश्मीर, अब उसकी बारे में जो भी फैसला किया जाएगा ना, वो फैसला करने का हक उन लोगों को है। हम बाहर बैठ के हम उन पे खुद का कुछ अपोज नहीं कर सकते। अभी जो आर्टिकल मंसूख किया वो उनका हक था और वो उनसे पूछना चाहिए था, वो उस पे वो बात कर सकते थे, वो अपने हक में फैसला दे सकते थे। इंडिया कोई भी उनसे तो नहीं पूछ रहा कुछ भी, वो सब चीज़ें अपनी अपॉइंट कर रहा है। कोई भी ऐसा अब क्या कश्मीरी जो है वो खुद कहेंगे कि हमारी जानें लें, क्या वो खुद कहेंगे कि हमें जीने का ना दिया जाए, और क्या वो खुद कहेंगे कि हम पे आप पाबंदियां लगाएं, हमारे कर्फ्यू आप लगाएं, ना दिए जाए? खुद अपने लिए अपने हकूक की बात कर रहे हैं। वो तो जिद्दोजहद हमने बात की कि वो तो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो तो जनाजे उठा रहे हैं रोज़ रोज़ अपने घरों से। तो क्या उनसे जब पूछा जाएगा तो वो अपने अगेंस्ट अपना फैसला देंगे? कश्मीर में जो भी हो रहा है वो तो उनके खिलाफ हो रहा है ना, तो वो जाहिर है वो उनकी तरफ से अपॉइंट किया जा रहा है, इसमें उनकी बिल्कुल भी कोई भी हिमायत शामिल नहीं की जा रही। अच्छा, तो पूछा ही नहीं जा रहा। राजा साहब, जैसा हबीबा ने भी कहा, हुमायूं ने भी कहा कि वहाँ पे जो लोगों को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं और वो वहाँ ला के लोगों को बसाया जा रहा है, क्या ये एक कड़ी है इस चीज़ की कि इंडिया को भी कहीं ना कहीं पता है कि एक ना एक दिन आएगा जब आलमी अदालत से ये फैसला आ जाएगा कि वहाँ पे रेफरेंडम कराया जाए और कश्मीर के लोगों से जो वहाँ पे मुकीम है उनसे पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं? तो क्या ये उसकी एक कड़ी है कि वहाँ पे अपने लोगों को ला के बिठा दिया जाए ताकि जब वो रेफरेंडम हो, वो इलेक्शन हो या कोई भी इस किस्म की चीज़ हो तो हमारे लोग हमारे लिए वोट करें कि हमारी आबादी जो है वो यहाँ रहना चाहती है? इनको क्या खतरा है कि कभी ना कभी ऐसा होगा? बिल्कुल ये खतरा है, और ये उस अक़वाम मुत्तहिदा के इरादा ने जिसको इंडिया बार बार तस्लीम करने से इनकार ही है। हालांकि खुद ये वो 47 में खुद लेकर गया है, इंडिया का जो उस वक्त के हुक्मरान थे वो खुद ये मसला वहाँ लेकर गया अक़वाम मुत्तहिदा में, और अक़वाम मुत्तहिदा ने तय किया कि भाई ठीक है, कश्मीरियों को इस तस्वाब राय का मौका दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। तो अब ये जो इंडिया तसलसल से ये जो 2019 का जो उसने एकदम उठाया है, ये जो 35 से 370, तो ये बिल्कुल इस बात की यानी आमादगी है इंडिया की तरफ से कि वो मुस्तकबिल में ये इस तस्वाब राय की तरफ जा रहा है, लेकिन वो इसके लिए अपने जो इक़दामात मनफी उठा रहा है, जिसका महाराजा जो था उस वक्त का जो कश्मीर का हरी सिंह, उसने ये करार दिया था कि कोई गैर कश्मीरी यानी कोई गैर रियासती बाशिंदा कश्मीर के अंदर जमीन खरीद नहीं सकता। ये उसका, हालांकि वो खुद भी हिंदू थे, बहुत सारे इक़दाम से ये उसका एक अच्छा इक़दाम था महाराजा का। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत एक तरफ तो वो तस्लीम कर रहा है कि इसका मसला कश्मीर का हल जो है वह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वो यानी दबे अल्फाज में तस्लीम करते हुए दूसरी तरफ साजिश कर रहा है कि वहाँ हिंदुओं को बसा रहा है ताकि जब वोटिंग हो तो ज़्यादा जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगा। ज़ाहिर है हिंदू तो पाकिस्तान को नहीं तस्लीम करेगा, वहाँ जो हिंदुओं को बसाया जा रहा है तो वो किसी तौर पर उनका वोट पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगा। तो ये इसराइल की तर्ज पर जिस तरह के पूरी दुनिया से यहूदियों को जमा करके वहाँ इसराइल फ़लस्तीन में बिठाया गया है, इसी तरह बिल्कुल बैन उसी तनाज़र में उसी तरीके के साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर इन लोगों को बसाया जा रहा है। राजा साहब, आपने जब बात की तो यकीनन उसी तर्ज से किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज हम बावर कराना चाहते हैं यौम यकजहती कश्मीर में क्या आवाज़ उठाई जाए। आप ये बताइएगा
कि बहुत सारी ये खबरें हैं कि जो मोदी है उसने ये ऐलान किया है कश्मीरियों के लिए कि उन्हें सरकारी जॉब्स मिलेंगी, ताकि उनके बच्चे जो कश्मीरी हैं उन्हें सरकारी जॉब मिलेंगी। अंबानीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, होटल्स बनाए, वहाँ पर एक पूरी इंजीनियरिंग की जा रही है, और कह रहे हैं कि सरकारी जॉबें मिलेंगी कश्मीरियों को। ये एक और मस्का दिया जा रहा है ताकि उनसे वो हमायत हासिल करें जो कि उनको नहीं मिलनी, जो कि है। क्या इसमें क्या मिला रुझान है कश्मीरियों का, कि वो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो गुज़श्ता अरसे में इस दुनिया से वरालत फरमा गए, उनकी जो आखिरी वीडियो है जिसमें वो यानी कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ सात पाक सरजमीन पूरी दुनिया ने देखा है कि वहाँ पाकिस्तान को कलमे के साथ यानी अहमियत दे रहे हैं। वो बारहा कहते रहे, उनके दौर में बड़ी बड़ी उनको इक़्तिदार की ऑफर्स की गई, और वहाँ कश्मीरियों को इससे पहले भी यानी वहाँ ये जितने ऑफर्स हुई हैं बड़ी बड़ी, उनने मुस्तरद किया है। कश्मीरी जो हैं वो किसी तौर पर भारत ख्वाह वहाँ सोने चांदी के वहाँ उनके सामने ढेर कर दे, ख़जाने ढेर कर दे, तो कश्मीरी इस बात पर आमाद, बुनियादी तौर पर तो ये कश्मीरी कोई सोलतों के लिए तो नहीं लड़ रहे कि वहाँ अच्छे उस अस्पताल कायम किए जाए, वहाँ अच्छे तालीमी इदारे कायम किए जाए। वो एक दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और एक ऐसा इस्लामी कश्मीर चाहते हैं कि जहाँ वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की ये भूल है, और कोई कश्मीरी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि भारत उनको कितनी सहूलतें देता है तो वो अपनी जो आपने बात की यही हबीबा से पूछना मैं चाहूँगा, लास्ट कमेंट लूँगा हबीबा से। हबीबा, उन्होंने जो ये गवर्नमेंट की जॉब्स देने का कहा है, क्या ये अपने आप ही एक मजाक नहीं लगता? क्योंकि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, हक तो उन्हीं का है, उन्हें आप क्या देंगे? उनका ये हक बनता है कि उनको सरकारी जॉब मिले उनको। तो यानी कि वो अगर आप दे रहे हैं तो आप अपनी चीज से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि यानी कि उनको मिलती नहीं है, वो आप उनको देंगे, यानी कि उनको आने दिया जाए हिंदुओं को ताकि तब आपको मिलेंगी। क्या ये लॉ में नहीं है कि आपकी जगह है वहां पर तो अक्सरियत अगर आपकी है तो आपके पास कोटा ज्यादा है? ऐसा ये सब आपका है, और वो उनकी तरफ से जो है ना वो इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो अप्लाई कर रहे हैं, वो ये भी उसी का एक हिस्सा है कि उनकी तरफ से वो कश्मीरी जो लोग हैं उनके दिलों में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू दैट वो कश्मीरियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी जिद्दोजहद है और जो वो चाहते हैं उसको दूसरी तरफ रुख उसका मोड़ दिया जाए। तो उनके जितने भी इक़दामात हैं जो वो कर रहे हैं, जैसे ख़ुद वहाँ पे आके अब उनको सरकारी आप जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब एक प्रोपेगेंडा है जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि कश्मीर जो है उसको, उनका बेसिक मकसद यही है कि उनको एज अ पार्ट इंडिया का पार्ट उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। तो वो सारे इसके अराउंड घूम रही है हर चीज़, और वो इसके लिए ही काम कर रहे हैं। उनके तई जो हो सकता है, जिस तरह छोटे छोटे स्टेप्स लेके करें, बड़ा कोई उन पे अपॉइंट करें, तो वो सब कश्मीरियों के याद दिल फेरें, उन पे वो जो इतने मजालिम कर रहे हैं इसलिए करें कि कश्मीरी तंग आ जाएं, तंग आके वो अपना फैसला इनके हक में दे दें, दस्तबरदार हो जाएं। तो उनके जितने भी स्टेप्स हथकंडे हैं, जो स्टेप्स वो उठा रहे हैं, तो उस सब का नतीजा वो ये चाहते हैं, तो उसके लिए काम सारा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हबीबा फॉर कमिंग। आप इतनी यंग एज में इतनी मैच्योरिटी और इतनी डेडिकेशन के साथ कश्मीरियों के लिए काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपके मंजिल जो है वो आसान करे, आपको फ्यूचर में आसानियाँ मिलें, और आपका जो कॉज है, जो आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया हुआ है उनके लिए, वो पूरा होता हुआ आप भी देखें और हम भी। और हलीमा, खाली कश्मीरी नहीं इन पे फख्र करते होंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान आप पे फख्र करता है कि जो कॉज लेकर हम चलना चाहते हैं उसमें आप पाकिस्तान की कितनी बड़ी मदद कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। राजा बशीर उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हबीबा को यहाँ पर हम खुदाफिज कहेंगे, लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आज हम बावर कराना चाहते हैं कश्मीरियों की वो आवाज़ जो शायद हम कई दहाइयों से हम बावर करा रहे हैं आलमी सतह के हर फोरम पर, और कराते रहेंगे और कराते भी रहेंगे। अगर आपको बताएं, अगर जब भी बात की जाती है कश्मीर कॉज की, जब भी बात की जाती है कश्मीर के मसले की, तो आपको ऑल पार्टी ज़रूरत कॉन्फ्रेंस का नाम जा बजा नज़र आता है। उसके हर लीडर ने वो जुल्म सहे जो शायद एक आम आदमी उसके बारे में तस्वुर भी नहीं कर सकता। और जब भी ऑल पार्टी ज़रूरत कॉन्फ्रेंस की बात
आती है तो अफसोस की बात यह है कि तिहाड़ जेल भी आपको बार बार जहन में आती है, वो बदनामे ज़माना जेल जो कि दिल्ली में कायम है। और ये वो जेल है जिसमें आसिया अंद्राबी साहिबा भी हैं, जहाँ पे यासीन मलिक साहब भी हैं और बहुत सारे हुर्रियत लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं। 1993 में 1993 में जो है ये पार्टी जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो है इनेकाद किया गया, बनाई गई। तकरीबन 26 पॉलिटिकल पार्टीज में मुश्तमिल ये ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। इसके बड़े अहम मेंबर हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ कौमी तौर पर बल्कि बैनुल अक़वामी सफारतखानों के सामने सफारती तौर पर कश्मीर कॉज का बड़ा नाम जो है उसको उस कॉज को सामने लाया, उसके कॉज के बारे में बात की, जा बजा करते गए। मुझे अभी तक याद है कि सैयद अली गिलानी साहब अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, किस तरह मैन हैंडल किया गया उनकी डेड बॉडी को। फ्रस्ट्रेशन नज़र आई इस फैशिस्ट गवर्नमेंट की कि कैसे उनके साथ जो मज़ालिम यकीनन जब वो जिंदा भी थे कर किए जा रहे, उनको जेल में रखा गया। आज उसी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल हमीद लोन साहिबा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहला सवाल 2019 के बाद कश्मीर, उससे पहले तो यकीनन उस पर जो मजालिम हो ही रहे थे, लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद कश्मीर की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील कर दी गई। 370 को खत्म कर दिया गया, मनसूख कर दिया, 35A को मनसूख कर दिया गया। उसके बाद क्या हालत थी आपसे जानेंगे तो यकीनन, क्योंकि आप सफारती तौर पर उसका जो कॉज है वो हमेशा इस्टेब्लिश करते रहे, आप क्या कहेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले और का शुक्रिया कि आज यकजहती कश्मीर पे ये खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें बात करने का मौका दिया। 2019 5 अगस्त 2019 को जब हमारी डेमोग्राफी पे हमला हुआ, जब मकबूजा जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को ख़त्म किया गया, उसके बाद एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। पहली बात यह है कि इस शर से खैर के कई पहलू सामने आए हैं। हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता था कि मसले कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए। इस गैर कानूनी इकदाम ने मसले कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया, आलमी ऐवानों में कश्मीर की गूंज सुनाई दी। अगर आप देखें, पाकिस्तान भर में मुजाहरे हुए, लोग बाहर निकले, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर शदमत से इस मसले को उठाया गया, सिक्योरिटी कौंसिल का 2 दफ़ा इजलास होना। इस चीज़ की गमाज है कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये कोई बायलैटरल इशू नहीं है, ये मोदी का इंटरनल मामला नहीं है, ये 2 करोड़ से ज़्यादा अवाम का, उनके मुस्तकबिल का मामला है। और हमारी करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद मोदी ने वहाँ पर फौजी जमाव में इजाफा किया जी। कश्मीर के अंदर अभी आप देखें 1.5 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेज हैं, हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, खूबजदगी का माहौल है, हर चौराहे पे, हर सड़क पे आपको फौजी नज़र आएंगे, कश्मीरी कम नज़र आएंगे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ ख़त्म कर दिया गया, वहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स भी सलब हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स भी सलब हैं, वहाँ बुनियादी हुकूक ही जब ख़त्म कर दिए जाएँ, अब मजहबी हुकूक भी जो हमारे रिलीजियस राइट्स हैं, जिस तरह से आपने बात की सैयद शाह गिलानी अलैहिर्रहमा की, वो 12 साल से घर में मुसलसल नजर बंद थे, वो नमाज जुमा नहीं पढ़ सकते। मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल मुसलसल घर में रखा गया। जामिया मस्जिद जो श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर जुमा की नमाज बाज़ाब्ता जो है ना वो तौर पर अदा की जाती है, वो मुसलसल बंद रही, उस पर कुफल लगा दिया गया। इसी तरह से ईद की जो नमाजें हैं वो पढ़ने नहीं दी जाती थी। हुर्रियत क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। उसके साथ साथ हज़ारों हमारे नौजवान और ख़ास कर कम उम्र बच्चे जिनको गिरफ्तार किया गया, हिंदुस्तान की दूर दराज जेलों में उनको, इस वक्त भी हमारे हज़ारों नौजवान पाबंद सलासल है, हुर्रियत क़यादत जेलों के अंदर है। हमारे जो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग हैं, जो ज़राए इबलाग से वाबस्ता लोग हैं, क्योंकि वो हक बात करते थे और UAPA के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता, पाबंद सलासल किया जाता। इस वक्त भी वहाँ पर अकूबत खाने मौजूद है, ताज़ीब खाने वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर नौजवानों को तशद्दुद किया जाता है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। अच्छा, फेक इनकाउंटर्स जारी हैं, जाली मुकाबले, मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खूबजदगी का माहौल है ना, वो ख़वातीन के हवाले से है। ख़वातीन हमारी घरों से निकलना महाल हो गया है। अब सेक्सुअली उनको हरासा किया जाता है, दस्तदराजी की जाती है। जब भारतीय फौजी किसी जगह छापा मारते हैं, किसी जगह हमलावर होते हैं, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुसी पामाल हो जाता है। और ख़वातीन सबसे ज़्यादा जो है ना टारगेट है। राह चलते हुए भी ख़वातीन घबराती हैं, उन पर गैर इखलाकी जुमले कसे जाते हैं, उनके साथ नाशाइस्ता सलूक किया जाता है। ये हथियार के तौर पे उसने इस्तेमाल किया है। और जहाँ पर आज भी अगर आप देखें, नौजवानों का मुस्तकबिल, उनका एजुकेशन मुतासिर है, उनका मुस्तकबिल तबाह किया गया है, उन्हें ड्रग्स दी जा रही हैं ताकि उन्हें जहनी तौर पे बीमार किया जाए, तारीख आज़ादी से दूर किया जाए। इसी तरह से बेशुमार वो हरबे वहाँ से वहाँ जो है ना
आबादी का तनासुब। देखें, एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है जहां पर 92% मुसलमान रहते हैं। अब इन्होंने डोमिसाइल दिए जो गैर रियासती लोग हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, ताकि कल आने वाले वक्त में, चूंकि हिंदुस्तान एक ड्रामा रचाएगा रायशुमारी का, उसमें नॉट फॉरगेटिंग आरएसएस के लोगों को उन्होंने डोमिसाइल भी दिया ताकि वहां पे बस सके और उनको वो कत्लो गारत जो उन्होंने मीरठ और गुजरात में किया वो यहाँ पे भी कर सके। बिल्कुल इसी तरह से आरएसएस का, संघ परिवार का पूरा तबका डोमिसाइल लेके बैठा है, मगर हिंदुस्तान आज तक उन 1,75,000 पंडितों को वापस नहीं ला सका जो 90 में जब जगमोहन गवर्नर था उसने उनको भगा दिया था। तो ये जिस तरह से धोखा दिया जा रहा लोगों को, उन्हें कहा जाता कि कश्मीर में आप शादियां करेंगे, कश्मीर के अंदर आप जमीन ले लेंगे, आपको प्लॉट दे देंगे, आप वहां रोजगार करेंगे, कौड़ियों के मॉल उनको चीजें दी जाती हैं, इस तरह की बात है। लेकिन आज तक वो बसा नहीं सका क्योंकि कश्मीर के अंदर किसी भी सूरत बैनुल-अक़वामी कवानीन भी इजाजत नहीं देते हैं, और उसके बाद कश्मीरी किसी भी सूरत किसी गैर रियासती को इजाज़त नहीं दे सकते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुर्रियत रहनुमाओं से भारत को इतना क्या ख़तरा है? एक इंसान जो निहत्था है, जिसके पास कोई बंदूक नहीं है, कोई इस तरह की फ़ोर्स मौजूद नहीं है जो आपके ख़िलाफ़ लड़ सके, उससे उनको इतनी क्या खौफ है कि उनको इस तरह से नज़रबंद कर दिया जाता है या दूर दराज की जेलों में जाके पहुंचा दिया जाता है? जिस तरह से हम गिलानी साहब के हवाले से भी बात कर रहे थे, जब वो शहीद हुए और हुमायूं ने भी उसका जिक्र किया कि उनको, मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहे कि गेट रिड होना चाहते थे वो उनकी बॉडी से भी, कि किसी तरह ये दफन हो जाए, इनकी बॉडी भी हमें नजर आए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जनाजे पे भी वो होगा जो कि शायद वो बर्दाश्त ना कर सके और 10 लाख की फौज भी उनकी कुछ ना शायद कर पाए। लेकिन इतना क्या खौफ और खतरा उनको महसूस होता है एक निहत्थे इंसान से? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा खौफजदा रहा है कश्मीरियों से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जहां कश्मीर का नौजवान है या हुर्रियत की आदत, उनके पाए इस्तिक़लाल में कोई लग़ज़िश नहीं आई है। हिंदुस्तान सैयद अली शाह गिलानी अलैहिर्रहमा से आखिरी वक्त तक खौफजदा था। उनकी मैयत पे जब छीना झपटी हुई उस वक्त भी आप देखें ये बुखलाहट थी उसकी। उनका कसूर क्या था? वो हक खुद इरादत की बात करते थे, वो कहते थे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उसका ये कसूर था। वो कोई टेररिस्ट नहीं था। सैयद अली शाह गिलानी ने बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे कश्मीर की नुमाइंदगी की है, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, वो हमारे कायद थे। अच्छा, अगर आप आसिया इंद्राबी साहिबा की बात करें, मुअम्मर खातून है, ज़ईफ़ खातून है, बिल्कुल वो उनका क्या कसूर है? वो कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मसरत आलम भट्ट, वो जिसपे 37-38 पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए गए हैं, उसे बाहर नहीं आने दिया जाता। उनका कसूर है ये कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमें यही सजा दी जा रही है कि आप पाकिस्तान पाकिस्तान कहना छोड़ दो। ये एक और प्रोपेगेंडा की आपने बात की, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो इंडिया ने वहां पे नाफिज किया, वो भी एक और प्रोपेगेंडा है। आपसे राजा साहब पूछेंगे, कॉलर भी लेंगे, लेकिन आपसे भी ये पूछेंगे कि सहाफ़ती पन्नों पे क्या लिखा जाता है? 2019 के बाद कश्मीर की डेमोग्राफी को कितना तब्दील कर दिया गया है? क्या जो हलीमा ने बात की थी, क्या खुदा ना खास्ता अगर अब रेफरेंडम होगा तो क्या वहाँ पर हिंदुओं की इतनी ज़्यादा अक्सरियत हो चुकी है कि वहाँ पर अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है, जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है, वो वहां पर हो चुकी है? हम कॉलर लेंगे। अनिला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर अनिला, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अनिला जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, प्यारे हुमायूं, प्यारी हलीमा, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसी हैं? आज हलीमा माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हुमायूं, आपको भी मैंने काफी दिनों से कॉल नहीं की, आपकी डिग्री की भी मुबारक, और बहुत शुक्रिया जो इंटरव्यू दिया आपने उसके लिए भी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हलीमा का भी जिसने ये बताया आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आमीन आमीन, बहुत ज्यादा तरक्की दे, आमीन आमीन सुमा आमीन। मेहमानों को भी सलाम। वालेकुम सलाम। कश्मीर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि कश्मीर के सिलसिले में हम निजी लेवल पे बात कर लेते हैं, कौमी लेवल पे या पूरी अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पे कोई बात ही नहीं करता, तो इसका हमारे असर ही क्या होगा? किसी को खामोश तमाशाई बने हुए हैं सारे लोग। मैं ना चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगी। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। हेलो जी जी, पढ़े, हम सुन रहे हैं, जरूर हम सुन रहे हैं, प्लीज पढ़िए। दुनिया के मुंसिफों, दुनिया के मुंसिफों, सलामती के ज़ामिनों, सलामती के ज़ामिनों, कश्मीर
कश्मीर की जलती वादी में, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो दुनिया के मुंसिफों, ए दुनिया के मुंसिफों सलामती को, सलामती के ज़ामिनों। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। सर, आपसे सवाल किया था कि क्या 2019 के बाद वो जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, डेमोक्रेसी जो अक्सरियत खत्म करना चाहते थे, क्या उसमें वो कामयाब हो गए और अब हालत कैसी है? सहाफ़ी पन्नों में आप क्या लिखते हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि भारत ने जो भी इक़दाम उठाया है, जो मज़मूम साजिश की, उसमें वो कामयाब नहीं हो सका है। तो ये उसकी कोशिश है, वो अपने तक कोशिश करता है, लेकिन ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर बहुत बड़ा इलाका है जिसमें वादी है और जम्मू है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी भारत का जो अरबा है वो अपने ताईं वो तो 100 मरतबा और बहुत कोशिश कर ले। उसने अपनी फ़ौज को बढ़ाया, उसने एजेंट्स वहाँ भेजे, पहले भी भेजता रहा मुख्तलिफ रूप्स में, यानी फ़ौज जो उसने उसमें इजाफा करता रहा, उसमें भी वो RSS के लोग भी आते थे। ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पहले एजेंट नहीं भेजता था, और वहाँ इस तरह के तसादम उसने करवाए। लेकिन वो जो उसकी मज़मूम हरकतें हैं या मज़मूम अज़ाइम हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो उनमें कामयाब नहीं होगा। और ये उसके गले की हड्डी बना हुआ मसला है कश्मीर, क्योंकि वो तो इस लिहाज से तस्लीम कर चुका है। जब वो हिंदुओं को वहाँ बसाता है, जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया, तो इसका मतलब ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम कर रहा है। और बिल आखिर चूँकि वो खुद इस मसले को लेकर गया था और बैनुल अक़वामी सतह पर एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। बेशक भारत ना माने, भारत तो ज़ाहिर है वो अगर दिन को कह के रात है, तो ऐसी तो बात नहीं। चूँकि मोदी जो हुकूमत है उसका एजेंडा ही वहाँ इंतहा पसंदी है। वो तो अपने जो उनके दिल्लत हैं, जो खुद हिंदुओं की एक ज़ात है, उनको वो उनके साथ भी नारवा सलूक करें कि निचली ज़ात है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो वैसे तो पूरी दुनिया में बड़ा दावा करता है कि बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, लेकिन पिछले दिनों 26 जनवरी को उसने यौम जमहूरिया भी मनाया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जमहूरियत के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर एक बदनमा दाग है कि भारत में जहाँ कोई इंसानी हुकूक महफूज ना हो, जहाँ मजहबी आज़ादी ना हो, जहाँ इंसानी आज़ादी ना हो। जमहूरियत थी, हिंदुत्व जमहूरियत थी, वो थी जो हिंदुओं के लिए जमहूरियत है। वो है जो सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। ये वो है जहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की इबादत गाहें सलामत रहेंगी, लेकिन मुसलमानों की वहाँ पे भी नहीं रहेंगी। सिखों की कितनी बड़ी आबादी है और सिखों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। और दुनिया के अंदर भी कनाडा में वहाँ जाके उसके जो राह के एजेंट हैं, वहाँ जाके सिखों को निशाना बना रहे हैं। सिखों का कसूर क्या है? वो बेचारे भी आज़ाद खालिस्तान की बात करते हैं, ये भी उनका एक जमहूरी राइट है कि भाई वो चाहते हैं कि हम एक अलग मुल्क बनाएं, आज़ाद खालिस्तान बनाएं। तो इस जुर्म की पदाश में उनको पूरी दुनिया के अंदर चुन चुन कर उनको टारगेट किया जा रहा है, जो खालिस्तान तहरीक के वहाँ नुमाइंदा सिख रहनुमा हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भारत जो है एक बिल्कुल मोदी जो इस वक्त जिस एजेंडे को लेकर चल रहा है, ये खुद भारत की मौत साबित हो गई। इसलिए कि पिछले अरसे में भारत के अंदर किसानों का इतना तवील तरीन एजिटेशन हुआ, फिर सिखों की तहरीक, आपको पता है कि वो भारत जितना मजालम ढा रहा है, तो पूरे सिख उसको देखते हैं। सिखों के दानश्वर वो उनकी तहरीरें, एक दो आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरे हैं, बड़ा उसके अंदर इश्तिहाल है कि वो इस तरह के अरबों से कि वो सिख रहनुमाओं को दुनिया के दिगर ममालिक में जाकर टारगेट करेगा, तो सिख ऐसे खामोशी से इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो खुद अपने लिए एक मौत का कुआं खोद रहा है जिसके अंदर भारत गिरने वाला है। अब्दुल हमीद साहब, आलमी जो अदालत है, आप क्या समझते हैं इस वक्त वो कहाँ पे खड़े हुए हैं? और अभी ये जो केसेस चल रहे हैं कश्मीर के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान भी अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कश्मीर भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है, इनके जो फैसले हैं ये कब से पेंडिंग हैं? ये कब तक आएंगे ताकि उन लोगों को भी उनका हक मिले जो वो इतने ऐसे से ये जद्दोजहद कर रहे हैं और इतनी जानें उन्होंने दी हैं, इतने शहीद हैं? ये फैसला जो है ये क्या कभी आएगा? मुस्तकबिल करीब में आने की उम्मीद है या हमें उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि कभी ये होगा कि शायद इसका फैसला आ भी जाए या नहीं? देखें, दुनिया उम्मीदों पे कायम होती है और हम भी पुरुम्मीद हैं, मायूस नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी जो कुर्बानियाँ हैं ये लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। और इंशाअल्लाह आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा श्रीनगर में और हमें इन शहादतों का, कुर्बानियों का फल ज़रूर मिलेगा। बदकिस्मती से इस वक्त दुनिया मुफादात को देखती है, अखलाकियात दुनिया भूल गई है। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे मसले कश्मीर पिछले 76 साल से मौजूद है, साथ साथ फ़लस्तीन भी। दोनों ऐसे एजेंडे हैं
जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं। 47 के बाद बहुत सारी रियासतें हैं जिनको आज़ादी मिली, हक खुदरादियत मिला। हमारे सामने अगर आप देखें ईस्ट टाइमूर, डारफर, कोसोवो, अलजायर, ये आज़ाद हुए हैं। मगर ये दो रियासतें जो हैं अपना एक इसराइल और एक भारत, जिन्होंने गैर कानूनी कब्ज़ा किया है, जिन्होंने गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया है, अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इन इश्यूज़ को सॉल्व करने में नाकाम क्यों रहा है? ये दरअसल नाकामी यूनाइटेड नेशंस की है, ये नाकामी उसकी है, हमारी नहीं है। हम आज भी पुरुमेद हैं, हम समझते हैं कि मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर ही मुज़मर है और उनसे बाहर कोई भी आउट ऑफ बॉक्स सलूशन कश्मीरी तस्लीम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की फोर्सेस इस वक्त वार क्राइम्स में मुलविस हैं, वहाँ पर उनके फौजी अफसरान जंगी जराइम में मुलविस हैं और हमारे पास एविडेंसेस हैं। वहाँ पर जो है रेप हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कुनन पोशपोरा का वाक़या हो, आसिया और नीलोफर का इसी तरह बेशुमार वाक़यात हैं। गुमनाम कब्रों का अगर आप देखें, मास ग्रेव्स जो है, और ये जो बैन-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जो है वो अरूज पे है। अब यह है कि हिंदुस्तान इसको जिस तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा देर तक वो इसको दबा नहीं सकता है। दुनिया इस पे ज़्यादा देर तक पर्दा नहीं डाल सकती। जी। अभी वेस्ट को भी, अमेरिका को भी पता है कि वहाँ जुल्म जबर हो रहा है, मगर यह है कि वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह कि इस रीजन का एक सिनेरियो चेंज होगा और हमारा फ्यूचर ब्राइट है। पाकिस्तान का फ्यूचर इंतहाई ताबनाक है। जो इक्तिसादी प्रायोरिटीज है ना, वो जब वो चेंज हो जाएंगी ना, जैसे वो बदलेंगी तो मेरे ख्याल में वो इंटरेस्ट भी बदलेंगे, वो पावर गेम भी बदलेगी। वो साउथ एशिया का जो फेवरेट है, हम इसी हवाले से आपसे आके डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये बात यकीनन सच है कि जुल्म की रात कभी बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन वो रात ढलती जरूर है। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर प्रोग्राम में, और बात कर रहे हैं हम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, कश्मीर कॉज के हवाले से। और लोन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब्दुल हमीद, लोन साहब, एक चीज़ अगर देखा जाए, हलीमा ने शुरू में पहले गेस्ट से एक बड़ी खूबसूरत बात की थी और बड़ा अनजाने में उन्होंने एक बड़ी जाने अनजाने जो भी हुआ, एक उन्होंने बड़ा हुक्मरान की बात की थी। हुक्मरानों से चीज़ें तब्दील कर दिया जाती हैं। अगर आप देखें कि भारत के हालात कुछ बेहतर थे नरेंद्र मोदी से पहले, अमन की आशा की अगर आपको बात याद हो, पाकिस्तान ने बात करने की भी कोशिश की। हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफर की कि टेबल टॉक करते, आए, बैठते, बात करते। क्या वजह है? वो क्या बेसिक पॉइंट है कि इंडिया कभी नहीं बैठा? चाहे आप सार्क की बात कर लें, चाहे आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, जैसे कि राजा साहब ने भी कहा, वो खुद लेकर गया केस, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक करने पे क्यों डरता है? ये बायलैटरल नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कौमी मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। 370 के बाद तो ये कंप्लीटली इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि अब तो खिलाफ वर्जियां हो रही है। क्यों डरता है इंडिया टेबल टॉक करने से? पहली बात यह कि हिंदुस्तान को जो लीडर मिला है मोदी, ये हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा इंशाल्लाह। आप देख लें। आपकी बात दुरुस्त करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि बात दुरुस्त हो, ये बेड़ा गर्क कर चुका है काफी सारा। बिल्कुल, काफी सारा कर चुका। आने वाले वक्त में आप हिंदुस्तान को देखें कि वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमेशा पाकिस्तान ने पॉजिटिव अप्रोच अपनाया, लचक का मुजाहरा किया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, बड़े मौके दिए हिंदुस्तान को। और आज भी हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए। हम कंपोजिट डायलॉग के कायल हैं। हिंदुस्तान हमेशा से भागता रहा, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर जंग हो, टेबल हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, हिंदुस्तान मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो झूठा बयानिया है उसे दुनिया रद्द कर चुकी है। अब उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई वो अपना कोई मुस्बत बयानिया पेश नहीं कर सकता, है ही नहीं उसके पास। सारी चीज़ें उसके पास मनफी है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बारहा कहा कि हम चाहते हैं कि इस मसले का हल बातचीत के ज़रिए निकाला जाए, और इसमें सबसे जो प्राइमरी पार्टी है वो कश्मीरी है। कश्मीरियों के बगैर इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता है। पूछना भी आपने जम्मू कश्मीर के अवाम से है, उनके मुस्तकबिल का फैसला वो खुद करेंगे। उसमें यह है कि पाकिस्तान हमारे हक खुदरादियत का हामी है,
अगर हट दर्मी है तो वो भारत की तरफ से है। अब जहां भी हिंदुस्तान को कश्मीर के हवाले से सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, वो राह फरार इख्तियार कर लेता है। उसने कभी भी अपना मुस्बत जो है ना वो रवैया नहीं दिखाया। आज भी हट दर्मी कायम है, आज भी उसकी वो मनफी रविश कायम है, क्योंकि उसके पास झूठी कहानियाँ हैं, क्योंकि उसके पास कमज़ोर दलीलें हैं। कश्मीर वाकई एक इंटरनेशनल इशू है, ये उसका इंटरनल मामला नहीं है। अब ये है कि वो दोस्त दबाव करके, जोर जबरदस्ती करके। बड़ी प्यारी बात है, साहब देखा इंटरनल मामला होता तो अक़वाम मुत्तहिदा के पास आप ना जाते ना। ये देखो, ये वो हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि ये मेरा इंटरनल मामला है। अब जब सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास होते हैं, जब बैन अवी बरादरी इस पर बात करती है, तो ये इंटरनेशनल का अपना इंटरनल मामला कहाँ हुआ? देखें, ये ऐसी हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान चाहे जितने भी जतन कर ले, जितना वो जुल्म जबर कर ले, आखिरकार कश्मीर से उसे निकलना होगा, उसे टेबल पे आना होगा। मगर उसको अब आने वाले वक्त में ऐसी मात पड़ेगी, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि इस रीजन में इसका सिनेरियो चेंज होने वाला है। जंगें लड़ी जाती है इकोनॉमी से, बदकिस्मती से हमें यहाँ अभी इकोनॉमी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, और टेररिज्म भी इसी बदमाश रियासत की वजह से है, जो ये दहशतगर्दी हमारे 70-80 जो कि अफगानिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात है, जिसके साथ बिल्कुल कर रहे हैं, वो तो अब ये इसकी जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, ये अब कनाडा में अभी आपने देख लिया, या पाकिस्तान के अंदर भी जो वो उसके एजेंट्स थे उनको गिरफ्तार किया गया है। अब दुनिया को चाहिए कि वो हिंदुस्तान को लगाम दे, क्योंकि दहशतगर्दी का वावेला करने वाला खुद दहशतगर्द है। ये ISIS को ट्रेनिंग देता है, इसके हिंदुत्वा एजेंडे के तहत वहाँ RSS के लोग जो है ना वो नागपुर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग्स लेते हैं। यही बात अभी थोड़ी देर पहले यही ISIS को भी ये मुख्तलिफ, ये स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमेरिका की एक एजेंसी ने भी पॉइंट आउट किया कि दाइश को हिंदुस्तान के अंदर तरबियत दी जाती है। तो अफगानिस्तान के अंदर ये बदमाशियां करता था, कितने इसके डटस थे जो जहां पर दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती थी। ये रियासत तो खुद दहशतगर्द रियासत है, ये तो एक बदमाश रियासत है, ये तो दहशतगर्दों की माँ कहलाती है। तो ये कहाँ टेबल पे आएगी? तो लिहाजा हिंदुस्तान ये जंग हार चुका है, शिकस्त उसका मुकद्दर है, वो जीत नहीं सकता है। आज भी आप देखें, जहां ये 2010 से कह रहा कि मैं आज़ाद कश्मीर पे हमला करूंगा, मैं गिलगित पे हमला करूंगा, खाली लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, डराने के लिए, वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए। डराना नहीं, उससे कोई नहीं डरता। वो कहते हैं ना, आज भी वो कहते हैं उसके फौजी अफसरान, आए तो सही ना, वो देखे तो वापस कोई नहीं जाएगा। अच्छा राज साहब, जिस तरह अब्दुल हमीद साहब ने कहा कि हमने, पाकिस्तान ने हमेशा लचक दिखाई है, चाहे उनका दहशतगर्द पकड़ा जाए, हम कोशिश करते हैं कि वापस कर दिया जाए, डायलॉग से बात की जाए, चाहे उनका पायलट यहाँ आ जाए, उसकी भी खातिर तवाज़ो करके वापस कर दिया जाता है उसको। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अभिनंदन की बात कर रही हूँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी बहुत दफ़ा कोशिश की कि बात हो सके। बहुत सारे फोरम्स पे, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आए हैं, बहुत सारे फोरम पे उन्होंने जाके कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमें डर नहीं है। अपनी निजी महफिलों में भी उनको बुलाया जाता है, शादी ब्याह की तकरीब में भी उनको बुलाया जाता है, तोहफे दे के वापस किया जाता है, ताकि ये जाकर उनकी दिल में कुछ ना कुछ तो आए कि हाँ भाई ये लोग बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि पाकिस्तान जो लचक का मुजाहरा कर रहा है, वो इसको हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं, कि शायद हम ये ताकत ही नहीं रखते कि हम उनसे मुकाबला कर सकें, इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। जिसका हमने हर बार जवाब देकर ये प्रूफ किया कि हम ताकत रखते हैं, लेकिन ताकतवर असल वही होता है जो ताकत रखने के बावजूद भी अपनी ताकत ना दिखाना चाहे। तो पाकिस्तान जो है वो किस तरह से उनको कायल कर सकता है कि वो टेबल पर आकर बात करें, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा लचक दिखाकर उनको इस बात से कायल करने की कोशिश की है, इससे तो वो कायल नहीं हो रहे। और क्या क्या तरीक़ेकार हैं जिनसे उनको कायल किया जा सकता है? 2-3 चीज़ें, जिस तरह खुद आपने कहा कि नो डाउट बिल्कुल पाकिस्तान ने, मैं कहता हूँ गुजारा, इस पर बड़ा रिएक्शन भी था कि जब अभिनंदन जो है उसको अच्छे अंदाज से उसकी मेहमान नवाजी करके चाय पिला के वापस किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया में हमारा कोई पायलट या इस तरह होता तो क्या वो इसको वापस करते इस तरह? तो ये पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह मिसाल है कि पाकिस्तान जो है वो एक तो अपने बंदे को खड़ा करके कहते हैं पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, और वो तल्लुकात बेहतर चाहता है, खित्ते में अमन चाहता है।
तो ये सारी जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जाती हैं, मुज़ाकरात की जब बात की जाती है, तो ये खित्ते में अमन के क़याम के लिए, इसलिए कि देखिए जी भारत को तो मालूम होना चाहिए ना, वहाँ कोई ये दोनों जो मुल्क हैं दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान कोई वो जनूबी अफ्रीका या कोई सूडान या इस तरह का कोई मुल्क नहीं है, ये एटमी ताकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक बहादुर फौज और इसकी एजेंसी पूरी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। और फिर उससे भी हटकर जो 24 करोड़ अवाम है इसके, वो हर बंदा एक मुजाहिद है, एक फ़ौजी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो भारत की भूल है कि पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि मुज़ाकरात जब करते हैं तो इसको शायद भारत ये समझता है कि पाकिस्तान कमज़ोर विकेट पे है इसलिए वो मुज़ाकरात, ऐसी बात नहीं है। जो पावरफुल होता है, देखें जी हज़रत अली पे यहूदी ने थूक दिया, जब मारे तो आपने उसको छोड़ दिया। तो किसी ने कहा कि आपने क्यों छोड़ा, इसने तो आपके मुंह पर, उन्होंने कहा कि भाई पहले तो मैं इसको अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए इसको मार रहा था, अब इसने मेरे नफ्स को छेड़ा है, मुझे थूका तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये बिल्कुल मिसाल पाकिस्तान पे, पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद, तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, एक ऐसी कौम होने के बावजूद जो कि फ़ौज से आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उसका हर नौजवान तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का सब्र है और उसकी बर्दाश्त है। तो ये इसको भारत को भी ये नहीं सोचना चाहिए, कमज़ोरी से इसको ताबीर नहीं करना चाहिए। जो इक़दामात के हवाले से वो बात है कि भारत पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही एहसास, इसकी बुनियाद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, जिसको पूरी इंटरनेशनल सतह पर कबूल किया जाता है, तस्लीम करती है, कबूल करता है। पाकिस्तान इस मसले को लेकर पूरी दुनिया के अंदर जाए, अपने सफारत खानों को मुतहर्रिक किया जाए, उसमें कश्मीर डेस्क कायम किए जाएँ, कश्मीर के हवाले से स्पेसिफिक पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान आने वाली जो है वो नायब वज़ीर आज़म का तकर्रर करे, जिसका काम ही ये हो कि इस मसला कश्मीर को उजागर करना है, उसकी सही समत के हवाले से। राय साहब आपने जो बात की उसी से एक बात अखज़ होती है कि एक चीज़ समझने से कासिर है पूरी दुनिया के, अगर कुछ वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ पे अमन है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो क्यों इंटरनेट मुअत्तल कर दिया जाता है, क्यों ईदों पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है, क्यों वहाँ पे शटर हड़ताल आए दिन वहाँ पे कर दी जाती है, वहाँ पे क्यों 10 लाख फौजी हैं, वहाँ पे क्यों एक बुरहान वानी उन पर बहुत वजनी था कि उन्होंने उसको शहीद कर दिया। ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, ये किससे छुपा रहे हैं, हालांकि दुनिया को सबको पता है। तो क्या ये इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, क्या ये पावर गेम है, किस वजह से ये आलमी बरादरी भी खामोश है, उसको खामोश करा दिया जाता है? आप क्या कहेंगे लोन साहब इस हवाले से? देखें, इंटरनेट के इस ज़माने में भी हमें साल पीछे धकेल दिया गया है और ये इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। अब जिस तरह से पहले मैंने बात की कि दुनिया मुफादात को देखती है, अखलाकियात वो भूल गई है। हिंदुस्तान अगर कहता है कि कश्मीर में नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो किसी फैक्ट फाइंडिंग मिशन को वहाँ एक्सेस क्यों नहीं देता? कोई इंसानी हुकूक की तंजीम वहाँ क्यों नहीं आती? इंटरनेशनल मीडिया को वो क्यों इजाज़त नहीं देता? ये हिंदुस्तान ये जंग हार चुका है। ये ज़्यादा देर तक इस तरह का हरबा हथकंडा इस्तेमाल करके दुनिया के आंखों पे पर्दा नहीं डाल सकता है, मिसलीड नहीं कर सकता है। कश्मीर की हकीकत इस वक्त आलमी ऐवानों में ये मसला गूंज रहा है। इसकी हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादें हैं। हिंदुस्तान 1.5 मिलियन फौज लेकर इस वक्त कश्मीर में क्यों बैठा है? देखें, जंग के काबिल नहीं है वो, उनके मॉरल डाउन है, वो जंग नहीं लड़ सकती है। ये बुज़दिल लोग हैं। जिस तरह से बात की, मैं इनकी बात को ऐड करता हूँ, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं या जो एटमी या जो मिसाइल है, ये किसी म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, ये है ही इसके लिए। तो ये सुन लें, ये मोदी ये है बने ही उसके लिए। सर वो तो पाकिस्तान से क्या, वो तो निहत्ती आसिया इंदिराबी से भी डर जाते हैं, वो उनको भी तिहाड़ जेल में रख लेते हैं। पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जब भी बात करता है, वाकई ये हमारी कमजोरी को, ये ना इसको दिफाई कमजोरी ना समझे, ये हमारी मुस्बत सोच है। हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, हम चाहते हैं कि मामले टेबल पे बैठ के हल हो, मगर एक मोदी, एक इंतहा पसंद रियासत जिसके दिमाग में ये बात नहीं आती है। अब देखें, गलवान में इनको ऐसी मार पड़ी है कि 135 किलोमीटर आगे वो खा गया है। जी बिल्कुल, मगर सांप सौंप गया मोदी को, बात नहीं करता है वो। और वो कहता है कि मेरा 56 इंच का सीना चौड़ा है, मैं घुस के मारूंगा, मैं वो करूंगा। यार तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप पाकिस्तानी फौज के साथ मुकाबला कर सकते। मैं आखिरी कमेंट राजा साहब से इस बारे में लेना चाहूंगा। चाइना और तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है, उसने कश्मीर के हक़ दरादियत के हवाले से पाकिस्तान का साथ दिया है, इससे बहुत प्रेशर पड़ता है इंडिया पे। क्या इंडिया इस चीज़ से भी खौफ खाता है, इसीलिए वो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग करना चाहता है? बिल्कुल, ये जो अभी जो हमारी इक़्तिसादी राहदारी है, और जैसे उन्होंने चाइना का जिक्र भी किया, उससे भी वो तो किसी कीमत पर अमेरिका और भारत को हजम नहीं हो रही है। ये जो हमारी इक़्तिसादी राहदारी बन रही है चाइना के थ्रू, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर तुर्की ने
और चाइना ने खुलकर, चाइना ने तो कश्मीर का वहाँ तस्लीम किया। हमारे माजी में 2-3 साल पहली बात है कि वहाँ एक बंदे को कहा कि भाई आप तो कश्मीर के, आपको हम तस्लीम करते हैं, आपको ज़रूरत भी नहीं है इंडिया से वीज़ा लेने की, एक हम अलग से तस्लीम करते हैं। तो इसी तरह तुर्की का बहुत अच्छा रोल रहा है। तैयब अर्दोगान जो तुर्की के अभी सदर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत ये सारी चीज़ें उसके लिए एक ख़तरे की घंटी है कि भाई चाइना उसकी मुखालफत कर रहा है, चाइना कश्मीर काज के लिए हमायत कर रहा है, कश्मीरियों को उसूली मौक़िफ़ की हमायत कर रहा है। तुर्की एक पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक लीड कर रहा है। तुर्की एक मजबूत मुल्क है, वो इस वक्त कश्मीर काज की हमायत कर रहा है और वो मुतालबा कर रहा है कि कश्मीरियों को इस्तिस्वाब रिहाई का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये वो सारे हालात हैं जो कि भारत को बिल्कुल तनाई की तरफ ले जा रहे हैं। और वो ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा कि अब उसको तो सैयद अली गिलानी साहब के जनाजे से भी खौफ था, इसलिए कि भाई ये जनाजा अगर पढ़ा जाएगा और जनाजा इन कश्मीरियों के हवाले किया जाएगा तो लाखों लोग इस जनाजे में आएंगे, इसलिए कि सैयद अली गिलानी गैर मुतनाज़ लीडर थे और सारी नज़रियात और सारी जमातों के लोग उनको अपना कायद तस्लीम करते थे। तो जो भारत एक हुर्रियत रहनुमा के जनाजे से उसको खौफ है, तो वो तो ये इसकी तुर्की की हमायत, चाइना की हमायत, इसको कैसे बर्दाश्त करेगा? कैसे बात करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। यकीनन जो कश्मीर की आवाज़ थी उसमें जो अल्फाज थे, जो ताकत थी, वो सारे हमारी ऑडियंस ने भी सुना। आप लोगों को दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद लोन साहब, राजा बशीर उस्मानी साहब, आप दोनों का बहुत बेहद शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आखिर में हम यही कहेंगे कि कश्मीर यकीनन पाकिस्तान की शाहराह है और ये कोई अटूट बंधन है हमारा उनके साथ जो कभी कोई तोड़ नहीं सकता। और भारत ये याद रखे कि अगर आप एक जनाजे से, एक सैयद अली गिलानी से अगर आप खौफ खा सकते हैं, तो आप ये याद रखें कितने पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके सामने खड़े हो जाएंगे। याद रखिए, हम ये नारा कहते रहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।